सब ट्रेडर्स डरे हुए हैं, इन्वेस्टर्स डरे हुए हैं जस्ट बिकॉज कि लोगों को नहीं पता कि इन्वेस्टिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में इतना हॉरिफाइड हो गया मार्केट बिकॉज ऑफ द ट्रम्प टैरिफ्स जो आए जा रहे हैं. India, very, very tough, very, very tough. The Prime Minister just left. He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि इसको कोई भी टैरिफ, ट्रम्प, कोई भी प्रेसिडेंट नहीं रोक सकता है, राइट. तो आपके अकॉर्डिंग टॉप 3 म्यूचुअल फंड इस समय कौन से चल रहे हैं जिसमें लाइक आप खुद पर्सनली बहुत इन्वेस्टेड हो? मेरा 4 म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है सिर्फ. मैं चारों के नाम बता देता हूँ. सो फर्स्ट इज क्योंकि IPOs का भी काफ़ी ट्रेंड आ गया. काफ़ी लोग की मैं देखता हूँ, लोग कहते हैं कि इस IPO में लगा लो, हो जाएगा. यार IPO इन्वेस्टिंग बहुत डार्क जगह है, मैं बताता हूँ. आजकल काफ़ी क्रिप्टो करेंसी का भी एकदम से ट्रेंड चल गया है. तो आपको क्रिप्टो करेंसी को लेके आपका क्या व्यू है? मैंने 2022 के अंदर 2 लाख रुपए डाले थे क्रिप्टो के अंदर, और कोई मीम कॉइन्स नहीं, अच्छे कॉइन्स की, भाई बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, मैटिक, इनके अंदर डाले. आज वो मैंने लास्ट वीक खोल के देखा 7 लाख रुपए हो गए. कोई इंसान SIP कर रहा है तो SIP कैसे स्टार्ट करना चाहिए? अगर आप 10, 15, 20 सालों के लिए SIP नहीं कर रहे हो तो SIP मत करो. सो हेलो एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर पॉडकास्ट. सो जो आज के हमारे गेस्ट हैं, ही इज़ अ टॉप शॉट इन्फ्लुएंसर. हिज नेम इज़ रोचित सिंह. ही इज़ अ स्टॉक मार्केट कंटेंट क्रिएटर एज वेल. ही इज़ अ स्टॉक मार्केट मल्टी बैगर फाइंडर, जो कि बेस्ट मल्टी बैगर कंपनीज ढूंढ के निकालते हैं. तो आज हमारी उनके साथ कॉन्वर्सेशन होने वाली है और हम जानेंगे पर्सनल फाइनेंस के बारे में. रोचित पर्सनली कैसे स्टॉक मार्केट की जर्नी को अपने इम्प्रूव कर रहे हैं और कैसे वो मल्टी बैगर फाइंड करते हैं. एवरीथिंग वी विल गेट टू नो अबाउट इन दिस पॉडकास्ट. सो बने रहिए और पॉडकास्ट देखिए. थैंक यू रुचिर फॉर कमिंग टू आवर शो. थैंक यू सो मच रौनक फॉर इनवाइटिंग. तो यार आज के सिनेरियो में मार्केट में वैसे ही बहुत अफरा-तून मची हुई है, क्योंकि सब ट्रेडर्स डरे हुए हैं, इन्वेस्टर्स डरे हुए हैं जस्ट बिकॉज कि लोगों को नहीं पता कि इन्वेस्टिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट में इतना हॉरिफाइड हो गया मार्केट बिकॉज ऑफ द ट्रम्प टैरिफ्स जो आए जा रहे हैं. तो उसमें आपका क्या व्यू है इन्वेस्टिंग को लेके? सो इन्वेस्टर्स के लिए 2025 वाज द बेस्ट ईयर फॉर इन्वेस्टिंग, बिकॉज अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आपको जितने कम लेवल पे आप क्वांटिटी बाय कर सकते हो. इवन इफ यू आर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर, आपको NAV जितना कम प्राइस पे मिले, लॉन्ग टर्म में आपको उतना फायदा है. 2025 में अगर आप देखोगे मार्केट ने 1% की रिटर्न भी नहीं दी है, नेगेटिव या फिर एकदम ब्रेक इवन पे. तो एक साल से आपकी जो SIP भी हुई होगी, मैं नॉर्मल इन्वेस्टर की बात करूँ, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर की, वो आपके सेम NAV पे हुई है. तो आपका एक बहुत बड़ा बेस बन गया है. एंड यहाँ से जब मार्केट परफॉर्म करेगा तो फिर आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे. इसका ऑपोजिट अगर होता, धीरे धीरे मार्केट बढ़ता रहता, तो आपको इतना फायदा नहीं होता. तो मुझे लगता है एज अ इन्वेस्टर इट इज़ द बेस्ट ईयर. मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करने आए हो तो आप 1-2 साल के लिए तो करने आए नहीं हो. आपका टाइम फ्रेम 10, 15, 20 साल का है. तो 1 साल में अगर आप नहीं भी रिटर्न दिए तो क्या प्रॉब्लम हो गई? मार्केट 1 साल नहीं देता है, दूसरे साल देगा, तीसरे साल देगा. एंड यहाँ पे ये बहुत रिक्वायर्ड भी था. अगर ये ना होता तो ज़्यादा डरने की बात थी, बिकॉज 2020 के बाद जो रैली हमने देखी है जी हाँ, उसके बाद थोड़ा आना चाहिए था. उसके बाद 2025 में अब हमने थोड़ा सा ब्रेक लिया है. मतलब ऐसा होता है ना कि हम 2 मंजिल चढ़ने के बाद, 4 मंजिल चढ़ने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करते हैं. तो अब रेस्ट मार्केट ने कर लिया. अब एक अगेन रैली के लिए आने का पॉइंट है. दूसरा, अगर हम ट्रम्प की बात करें तो ये सारी सिचुएशंस आती रहती हैं मार्केट के अंदर, कोई नहीं है. कभी यूक्रेन वॉर हो जाता है, कभी टैरिफ बढ़ जाता है, कभी क्रूड ऑयल का प्राइस बढ़ जाता है. जो भी इंसान 5 लाख 10 लाख रुपए मार्केट में डाल रहे हैं, मैं उससे इतना बोलना चाहता हूँ, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि मार्केट ऊपर जाए. बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो मेक श्योर करेंगे कि मार्केट ऊपर जाए. अभी 1 साल से निफ्टी ने रिटर्न नहीं दिए. जितने भी बड़े बड़े प्रमोटर्स हैं, रिलायंस, गौतम अडानी, इनकी नेटवर्थ नहीं बढ़ी. तो जब इनकी नेटवर्थ नहीं बढ़ती है ना, इन्होंने अपने शेयर्स पे लोन ले रखा होता है. तो ये ज़्यादा लोन ले नहीं पाएंगे. और अगर इनकी नेटवर्थ कम हो जाती है तो इनके लिए वो मुश्किल हो जाती है, बिकॉज उन्होंने शेयर्स एज अ कोलेटरल रखे हैं. तो दे विल मेक श्योर कि मार्केट ऊपर जाए. अभी क्या हुआ कि इतना नेगेटिव सेंटिमेंट था, ट्रम्प ने टैरिफ बढ़ा दिया. अभी 15 अगस्त आई, मोदी जी ने क्या बोला, भाई GST के रेट कम कर देते हैं. वापस से आज रैली में देखने के लिए मिली. तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनका पैसा, आपका तो 1-2 लाख रुपए बढ़ा हुआ है, लोगों की पूरी जिंदगी उसके अंदर है. करोड़ों रुपए इन्वेस्टेड है, हजारों लाखों करोड़ रुपए इन्वेस्टेड है. एंड दे विल मेक श्योर कि मार्केट ऊपर जाए. एंड डरने वाली कोई बात नहीं है. मार्केट अप डाउन तो चलता ही रहता है. एक स्टैट अगर मैं आपको बताऊं, पिछले 50 साल का कभी भी ऐसा नहीं हुआ है, इंडियन मार्केट में बात कर रहा हूँ, कि 3 साल के टाइम फ्रेम में मार्केट ने नेगेटिव रिटर्न दी. अच्छा, हुआ ही नहीं है. आप आज पैसा डालो, 3 साल बाद वो बढ़ के मिलेगा आपको.
तो 1 साल हो गया नेगेटिव रिटर्न, हमने मतलब हम्म। कोई रिटर्न नहीं देखे हैं। मैक्सिमम कितना चल सकता है? 6 महीने, 8 महीने, इसके बाद तो नहीं चल सकता है। एक रैली में देखने के लिए मिलने ही वाली है। 50 सालों में नहीं हुआ तो अब क्या होगा, है ना? और इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है कि इसको कोई भी टैरिफ, ट्रम्प, कोई भी प्रेसिडेंट नहीं रोक सकता है, राइट? वो किसी भी इंसान से बहुत ज़्यादा ऊपर है इंडिया की ग्रोथ स्टोरी। कोई भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट आर PM या फिर US का प्रेसिडेंट, कोई नहीं। वो अपने आप ग्रो होता रहेगा। तो मेरा तो बहुत बुलिश सेंटिमेंट है एंड लेट्स सी। तो रौचित भाई, जैसे कि मैं देखता हूँ आप काफ़ी ज़्यादा मल्टी बैगर भी, आप स्टॉक्स ढूंढने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो। तो किसी इंडिविजुअल जैसे कि मेरे जैसे अगर हमें स्टार्ट करना हो, मल्टी बैगर ढूंढना हो एक अच्छा, तो क्या कर सकते हैं हम? सो देखिए, आपकी ना लाइफ की ज़िंदगी 2 तरीके से बनती है। या तो आप जो इनकम लेवल आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, है ना, अगर बहुत अच्छी जॉब मिल जाए, बहुत अच्छा बिजनेस आपका चल जाए, योर लाइफ विल चेंज, आपका घर गाड़ी सब कुछ चेंज हो जाएगा। अगर आप एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर हो, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट फुल टाइम स्टॉक इन्वेस्टर, तो फिर आपकी ज़िंदगी तभी चेंज हो सकती है जब आप एक मल्टी बैगर स्टॉक पकड़ो, है ना? जैसे नॉर्मल इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग कैन मेक यू रिच, बट वेल्थ क्रिएशन जो होता है ना, कि हज़ारों करोड़ रुपए की नेटवर्क, वो मल्टी बैगर स्टॉक से क्रिएट करके दे सकते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। 2002 के अंदर राकेश झुनझुनवाला जी करीब 5-6 करोड़ रुपए एक स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जिसका नाम था टाइटन। ठीक है। 5% स्टेक बाय करा उन्होंने। आज की डेट में उनकी ओवरऑल होल्डिंग का 20,000 करोड़ रुपए एक स्टॉक से आता है, टाइटन से आता है। इसके अलावा उन्होंने ल्यूपिन पकड़ा, टाटा मोटर्स पकड़ा। तो बड़ी बड़ी नेटवर्थ जो है क्रिएट हुई है। फिर कोई भी इन्वेस्टर आप ले लो, वॉरेन बफेट या दुनिया का बड़ा, मैक्सिमम वेल्थ मल्टी बैगर स्टॉक से आई है। और उनकी ज़िंदगी में, जैसे मैं बता दूं कितना मुश्किल होता है ढूंढना, राकेश झुनझुनवाला ने सिर्फ टाइटन के अंदर तो इन्वेस्ट नहीं करा होगा। बहुत सारी कंपनीज में किया है। 20-30 साल के करियर में आई गेस साल के 3 कंपनी में तो इन्वेस्ट करते होंगे, 4 कंपनी में इन्वेस्ट करते होंगे। अगर हम साल की 2 कंपनी भी माने तो 30-40 साल की जर्नी के अंदर उन्होंने 80-100 स्टॉक में तो इन्वेस्ट करा होगा। उसमें से अब हमको 3 स्टॉक चमक के आते हैं, 4 स्टॉक चमक के आते हैं। तो आप अगर 100 कंपनीज में डाल लो, 3-4 कंपनीज आपकी इस तरीके की रिटर्न देंगी। डालते टाइम आपको नहीं पता होगा कि कितना पैसा बन सकता है, बिकॉज अगर राकेश झुनझुनवाला को पता होता तो शायद वो 5 नहीं बल्कि 10, 15, 20 या जितना मैक्सिमम कैपेसिटी था उतना करते। बिल्कुल। बट लाइफ चेंजिंग मनी इज इन मल्टी बैगर स्टॉक्स। लेकिन जैसे कि क्या है कि जैसे कि राकेश झुनझुनवाला जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उनका फुल टाइम करियर था स्टॉक मार्केट से रिलेटेड। जैसे कि जो बहुत सारी हमारी जो मेजर पॉपुलेशन है दैट इज़ इनटू सैलरी थिंग। तो सुबह से शाम 9 to 5 की जॉब करने के बाद वो थोड़ा थोड़ा पैसा स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, SIP के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर उनको मल्टी बैगर ढूंढना है तो उसके लिए क्या कुछ स्टेप्स हैं जो वो फॉलो कर सकते हैं जिससे हो सकता है उनके मल्टी बैगर ढूंढने के चांसेस बढ़ जाएँ? सो अगर आप एक जॉब करते हो तो आई विल रिकमेंड कि आप SIP अपनी कंटिन्यू रखो। एंड अगर आप मल्टी बैगर ढूंढना चाहते हो, आपको थोड़ा बिजनेस की समझ होनी चाहिए। ठीक है। और ये इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि आपको मल्टी बैगर ढूंढ के पैसा कमाना है। आपको एक नेचुरल इंटरेस्ट होना चाहिए बिजनेस समझने का। ठीक है। बस इतना होना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपको बैलेंस शीट एनालिसिस आना चाहिए, आता है तो दैट इज अ पॉजिटिव पॉइंट, बट इतना इन डेप्थ नहीं आता है तब भी कोई बात नहीं। बट आपको नॉर्मल बिजनेस की समझ और कॉमन सेंस, लॉजिक, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अगर आप किसी छोटे बिजनेस को पकड़ पाते हो, आपका लगता है कि यार ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, देन यू कैन मेक बिग वेल्थ। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप किसी बैंकिंग इंडस्ट्री में काम करते हो, या फिर आप कार मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काम करते हो, या फिर फार्मा में काम करते हो। लेट्स सी यू आर अ फार्मासिस्ट। आपके पास एक एक्सपर्टीज है ऑफ कि भाई कौन सी मेडिसिन आ रही है, कौन सी नई मेडिसिन आ रही है, कौन सी अच्छी परफॉर्म कर रही है। आप मेडिसिन के बारे में इतना जानते हो जितना मैं नहीं जानता, जितना कोई भी इंडियन नहीं जानता होगा। आपके पास एक एज है। अब आप अगर स्टॉक मार्केट के बारे में जानते हो, इन्वेस्टिंग के बारे में जानते हो, तो फिर अगर कोई नई कंपनी आ रही है मार्केट के अंदर जो नया प्रोडक्ट लेके आई है, लेट्स से कोई मेडिसिन जो डायबिटीज के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, पहली सारी मेडिसिन से बहुत बढ़िया मेडिसिन है, नई कंपनी है, यू कैन इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। अगर आप IT जॉब करते हो, है ना, तो IT सेक्टर में पता होगा। हाँ, तो आप ज़्यादा अच्छे से पता कर सकते हो कि कौन सी इंडिया की कंपनी है जो सबसे ज़्यादा AI पे काम कर रही है, बिकॉज आपको वो सेक्टर है, आप उस नीश के अंदर हो। अगर नहीं पता है तो आप पता कर सकते हो, बिकॉज आपके आसपास ऐसे लोग हैं। मे बी आपको नहीं पता होगा, बट आपके सीनियर को पता होगा, मे बी आपके CEO को पता होगा। बट अगर आप हाथ पैर मारोगे तो आपको एक अच्छी कंपनी मिल जाएगी। तो जितने लोग भी जॉब्स करते हैं ना, मैं उनसे ये बोलूँगा कि आप रैंडम किसी सेक्टर में मत जाओ। कि मतलब अगर आप IT में काम करते हो, आप मत ढूंढो केमिकल सेक्टर में क्या हो रहा है। IT में काम करते हो, आप देखो IT में बेस्ट कंपनी कौन है ना, क्योंकि आपका बिजनेस है,
आप उस सेक्टर के अंदर काम करते हो तो आप समझ सकते हो ना कि यार ये कंपनी अगर लेट्स से क्लाउड सर्विसेज के अंदर जा रही है तो आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्लाउड सर्विसेज के अंदर कितनी ग्रोथ हो सकती है, कितनी डिमांड है, और फिर बेस्ड उस पर आप डिसीजन ले सकते हो। तो इसको मैं बोलता हूँ सिलेक्टिव एक्सपर्टीज। ठीक है। तो सिलेक्टिव एक्सपर्टीज का आप यूज़ करिए, एंड इससे बहुत बड़े बड़े कॉमन सेंस यूज़ करना होता है, एंड यू कैन मेक गुड बेट्स। वही मैंने बोला कि आप अगर पूरी जर्नी के अंदर साल में 1-2 कंपनीज में भी इन्वेस्ट करते हो, कुछ स्टॉक्स ऐसे होंगे जो आपकी वेल्थ क्रिएट करके दे देंगे, बट आपको साथ में अपनी SIP कंटिन्यू रखनी है, या आपके पास एक एक्स्ट्रा पैसा होना चाहिए जो आपने डाल देंगे इस कंपनी में। तो अब जैसे कि आजकल क्या है, AI का भी बड़ा ट्रेंड आ गया, लोग AI यूज़ कर रहे हैं, तो क्या हम इसको मल्टीबैगर ढूंढने में यूज़ कर सकते हैं किसी तरह से? AI का यूज़ ना अभी बहुत ईजी हो गया है टू रिसर्च अबाउट कंपनीज। पहले क्या होता था, 400 पन्ने की रिपोर्ट आपको पढ़नी होती थी, आपको फिर खुद SWOT एनालिसिस करना है। अब वो इतना आसान हो गया है, आप एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड करो, ChatGPT को दो और उससे बोलो कि डू द SWOT एनालिसिस ऑफ कंपनी, वो आपको शॉर्ट में भी बता देगा, एक पेज की रिपोर्ट भी दे देगा। आप उससे बोलो भाई डिटेल्ड रिपोर्ट चाहिए 10 पन्ने की बना के दो, वो भी आपको बना के दे देगा। आपको एग्जैक्टली पता होगा कंपनी के लिए क्या वीकनेस है, क्या अपॉर्चुनिटी है, क्या थ्रेट है ना। आप उससे बोलो कि भाई मैनेजमेंट कैसा है कंपनी का, है ना, आपको मैनेजमेंट एनालिसिस करके दे देगा। आप उससे बोलो भाई कैश फ्लोज कैसे हैं, फ्यूचर गोल्स क्या है कंपनी के, जैसे आपको पता करना हो कि भाई कंपनी का आज रेवेन्यू इतना है, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू क्या है। हर कंपनी अपना एक एक्सपेक्टेड टारगेट देती है इन्वेस्टर्स की, अगले साल हम इतना करेंगे शायद, वो आप पता कर सकते हो। तो आप अगर नॉलेज निकालना जानते हो तो AI टूल्स इन्वेस्टिंग टर्म से बहुत ज़्यादा बेटर हो गए हैं। आप जो इन्फॉर्मेशन चाहते हो वो आपको तुरंत मिल जाती है, 400 पन्ने की गो थ्रू आपको नहीं करना होता है, बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो वेरी टफ लैंग्वेज। अगर आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ो उसमें इतनी कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज होती है जो नॉर्मल इंसान को समझ में नहीं आएगी। ऐसी बात है, बट ChatGPT उसको बहुत ईजिली ट्रांसलेट कर लेता है। सो मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा आसान हो गया अबाउट रिसर्चिंग कंपनीज, जिसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगता था और शायद टाइम लगाने के बाद मैं नहीं इतने अच्छे से कर पाता था। अभी वो काम बहुत 10-15 मिनट में हो जाता है और बहुत इफेक्टिवली भी हो जाता है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब ChatGPT मुझे लगता है अगर राकेश झुंझुनवाला के पास होता तो बहुत आगे और 5-10 स्टॉक और ढूंढ दिए होते। बहुत क्रेजी चीज़ है, फ़ायदा उठाना चाहिए इस चीज़ का। तो जैसे कि आप तो ऑलरेडी इस फील्ड में हो, आप इन्वेस्टिंग करते हो, तो रिसेंटली आपने कौन कौन से ऐसे सेक्टर डिस्कवर किए जिसमें आपको लगता है कि काफ़ी आने वाले टाइम में पोटेंशियल रह सकता है? तो अभी बहुत सारे सेक्टर से, एक सेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, AI। अभी AI एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ड्रास्टिकली ग्रो हो रही है। अभी एक नया फीचर है एजेंटिक AI ChatGPT में एजेंट, जहाँ पे आप उसको प्रॉम्प्ट दो एंड इट विल सर्च। जैसे आपको चाहिए कि मुझे दिल्ली टू मुंबई का सबसे चीपेस्ट टिकट बुक करके दो, मैं बस पेमेंट करना चाहता हूँ, आप प्रॉम्प्ट दो, वो खुद का एक कंप्यूटर सेटअप करता है, उसके अंदर सर्च करता है, बुक करता है, एंड आपको बस पेमेंट करना होता है। अच्छा, ऐसा भी आ गया? ऐसा भी आ गया है फ्री वर्जन में। एंड आई वाज सो शॉक्ड कि भाई 5 साल पहले ही तो स्टार्ट हुआ था, आज हम यहाँ पहुँच गए। तो ये बहुत तेज़ी से ग्रो हो रहा है। बट सैडली इंडिया के अंदर दे आर नॉट एनी कंपनी जो AI के ऊपर फुल्ली फोकस्ड होके काम कर रही है। हर कंपनी काम कर रही है बड़ी बड़ी, बट उनका एक छोटा, मतलब ऐसा है कि भाई पूरा रेवेन्यू यहाँ से आ रहा है, थोड़ा सा निकाल के थोड़ा सा निकाल के इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो इतना बड़ा नहीं है कि उससे प्रॉफिट आएगा और कंपनी की बैलेंस शीट में कुछ इफेक्ट आएगा, डेंट भी नहीं आ पाएगा AI बिजनेस से। और छोटी कंपनी भी ऐसी है नहीं जो काम कर रही है लिस्टेड में, तो इसमें तो हम कर नहीं सकते। बट इसका एक दूसरा जिसको हम बोलते हैं प्रॉक्सी इन्वेस्टिंग, जैसे अगर आप रियल एस्टेट सेक्टर में बुलिश हो बट रियल एस्टेट कंपनी में नहीं करना चाहते तो आप सीमेंट बनाने वाली कंपनी में कर दो। बिल्कुल, है ना। तो इसका एक प्रॉक्सी सेक्टर है इज डेटा सेंटर। ओके। अब डेटा सेंटर क्या है कि अगर AI को जब भी हम यूज़ करते हैं, AI हमारे कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में रन नहीं होता है, हमारे लैपटॉप को प्रोसेसर यूज़ नहीं होता, डेटा सेंटर्स में होता है ना, वो डेटा सेंटर्स के अंदर रन होता है एंड वहाँ पे बहुत कंप्यूटिंग पावर लगती है। आप समझो जितनी एक गूगल सर्च में लगती है उसकी 10x या 20x ज़्यादा लगती है, बिकॉज आप पूरा वो आपके इंटरनेट पूरा स्क्रैप करके लेके आ रहे हैं डेटा। अब वो सारी प्रोसेसिंग वहाँ पे हो रही है। जितना ज़्यादा AI बढ़ेगा उतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ेगा ऑफ डेटा सेंटर। और मुझे लगता है कि अभी अगर हम 5% यूजेज में डेटा सेंटर में, इतना ज़्यादा लोगों की डिपेंडेंसी बढ़ रही है AI के ऊपर, मुझे लगता है 10x 20x होने वाला है, मे बी 30x भी होगा आने वाले 10 साल 15 साल में। तो वो कंपनीज इंडिया के अंदर है जो डेटा सेंटर सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली हैं। इट सीम्स वेरी लॉजिकल, है ना। तो वो कंपनीज के अंदर आई एम हेविली इन्वेस्टिंग। इसके अलावा ग्रीन एनर्जी सेक्टर है, EV सेक्टर है, पावर सेक्टर बहुत
अब अगर इंडिया ग्रो होगा तो डेफिनेटली पावर तो ग्रो होना ही है ना। अगर हम शूट भी कर रहे हैं यहाँ पे 4 लाइट्स लगी हुई हैं, 4 और स्टूडियो खुलेंगे और पावर कंजम्पशन तो बढ़ने ही वाला है। तो पावर जनरेशन कंपनी, पावर ग्रिड कंपनीज, ट्रांसमिशन कंपनीज एंड ओवरऑल जो लग्जरी प्रोडक्ट इंडिया की जो रिच इज गेटिंग रिचर है ना। तो इसमें लड़ने से ज़्यादा कि भाई क्यों हो रहा है, आप ये बोलो कि भाई अगर हो रहा है तो वो क्या खरीदेगा, है ना। तो जो लग्जरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे आज की डेट में अगर आप 2 व्हीलर की सेल्स देखो तो दे आर ग्रोइंग एट 8-9%। कोई बहुत बड़ा ग्रोथ नहीं है, जैसे चल रही है जैसे चल रहा था। लग्जरी कार्स में देर आर वेटिंग 100% ग्रोथ, 150% ग्रोथ। भाई अगर आप आज लग्जरी कार लेने जाओ 1.5-2 करोड़ रुपए हाथ में लेके जाओगे तब तो भी नहीं आपको मिलती बोलेंगे कि 8 महीने की वेटिंग है भाई। इतना ज़्यादा लोगों के पास पैसा हो आ रहा गया है। है। तो जो लग्जरी सेगमेंट की कंपनीज हैं, ऑल्दो बहुत ज़्यादा नहीं है, इंडिया लग्जरी में नहीं आता है बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादातर कंपनी चीज़ें बाहर की इंपोर्टेड ही हैं, होती हाँ। हैं। बट जो भी थोड़ी बहुत कंपनीज हैं, कंजम्पशन बढ़ रहा है तो उनके अंदर भी इन्वेस्टमेंट करा जा सकता है। तो जैसे कि आजकल तो क्या है, लोग काफ़ी सारी ऐप्स आ गई जिसके थ्रू आप यूएस में भी इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, लोग काफ़ी यूरोपियन मार्केट्स में भी कर रहे हैं। तो आपके अकॉर्डिंग आपको इंडियन मार्केट बेस्ट लगती है? देखिए इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करना इज़ कंपेरेटिवली ईजी बिकॉज आप एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, है ना। बाहर की मार्केट्स के अंदर आप डाइवर्सिफिकेशन के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे आई एम ऑल्सो इन्वेस्टेड इन चाइना एंड यूएस मार्केट, बट वो एक शायद 10% ऑफ पोर्टफोलियो का पार्ट होगा, मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट इंडिया मार्केट के अंदर ही है। अब यूएस की कंपनी के अंदर अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो बहुत सारे ऐप्स हैं, बट आई एम नॉट श्योर वो कितने ज़्यादा ट्रस्ट वर्दी हैं, बिकॉज ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आए और चले गए। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि इंडियन सिटीजन को अलाउड नहीं है कि वो किसी यूएस की कंपनी के अंदर करे। तो आप एक कंपनी को पैसा देते हो और वो कंपनी आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करती है। अब ये प्रोसेस इज गुड अगर आप छोटा मोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, बट मैं एक बड़े अमाउंट के लिए ट्रस्ट नहीं कर सकता हूँ किसी भी प्लेटफॉर्म पे। इंस्टेड आई कैन गो विद ETFs, है ना। बहुत अच्छे कंपनीज के ETFs अवेलेबल हैं जो 10-20 साल से ऑपरेट कर रहे हैं मार्केट के अंदर, अच्छा उनके पास AUM वगैरह भी है। तो अगर मुझे इन्वेस्ट करना है यूएस मार्केट में तो आई कैन इन्वेस्ट विद मॉन 100, मोतीलाल ओसवाल, नैस्डैक 100, मतलब एप्पल, मेटा, इसमें इन्वेस्टमेंट हो जाएगा, बढ़िया रिटर्न देता है। इंडियन मार्केट से तो बहुत अच्छा दिया क्योंकि नेगेटिव है हमारे साथ। और चाइना में करना है तो देर इज़ हैंग सेंग 20। तो हर कंट्री में इन्वेस्ट करने के लिए देर इज़ ETF एंड आप उसके थ्रू कर सकते हो। इंडिविजुअल स्टॉक करना है तो मुझे लगता है कि आपको थोड़ा ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ेगी इस बारे में, क्योंकि मैंने इंडिविजुअल स्टॉक्स में करा नहीं है। इंडिया में बेटर ग्रोथ लगती है मुझे इन कंपनीज। तो जैसे कि क्या है, क्योंकि आजकल क्या है कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स भी आ गए हैं और बहुत सारे ETFs भी आ गए हैं। तो जैसे कि अगर कोई पर्सनली किसी को इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट नहीं करनी, म्यूचुअल फंड या ETFs के थ्रू करनी है, तो वो ये भी कैसे सिलेक्ट करे कि कौन सा ETF या कौन सा म्यूचुअल फंड चूज़ करना चाहिए? बिकॉज क्या है कि जैसे कि हम क्या देखते हैं कि इस म्यूचुअल फंड ने लास्ट 2 ईयर्स में बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, बट वो लास्ट 2 ईयर्स का था, उससे ये नहीं डिटरमाइन कर सकते कि फ्यूचर में उसकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी। तो ये कैसे डिटरमाइन करके हम एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज़ कर सकते हैं? ठीक है, तो पहले मैं ETF के बात करता हूँ। हाँ, ETF का सिंपल से मतलब है कि मैं रिलायंस में नहीं करना चाहता हूँ इन्वेस्ट, बिकॉज मुझे इतना रिस्क नहीं ले सकता हूँ कि अगर रिलायंस कल को बंद हो जाए तो मेरा सारा इन्वेस्टमेंट गया। मुझे थोड़ा थोड़ा हर कंपनी में इन्वेस्ट करना है। तो ETF इन्वेस्टिंग आप खुद भी कर सकते हो कि भाई टॉप 50 कंपनीज में आप थोड़ा थोड़ा पैसा डालो, बट वो कॉम्प्लिकेटेड है भाई, खुद खोलो डालो। इससे अच्छा आप किसी ETF में डालो। फॉर एग्जाम्पल निफ्टी 50 का कोई भी ETF, जैसे निफ्टी 20। अब निफ्टी 20 में अगर आपने 10,000 रुपये इन्वेस्ट करें, ये 10,000 रुपये आपके टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट हो जाएंगे। थोड़ा रिलायंस में, HDFC बैंक में, सबका रेशियो अलग अलग होता है, बट इट विल स्प्रेड अक्रॉस 50 कंपनीज। अब यहाँ पे अगर कल को कोई कंपनी बंद भी हो जाती है तो वो कंपनी बाहर चली जाएगी, एक नई कंपनी उस इंडेक्स का पार्ट बन जाएगी, आपका पैसा वहाँ इन्वेस्ट हो जाएगा। एंड बिकॉज दीज आर टॉप 50 कंपनीज ऑफ इंडिया, और अगर अपनी इकोनॉमी अच्छी कर रही है तो इनके सेल्स एंड प्रॉफिट बढ़ते रहेंगे। अब रिलायंस फॉर एग्जांपल या फिर HDFC बैंक, अगर लोग डिपॉजिट करते रहेंगे, लोगों की इनकम बढ़ती रहेगी, तो बैंक के डिपॉजिट भी बढ़ते रहेंगे, बैंक का प्रॉफिट भी बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो शेयर प्राइस बढ़ेगा। तो दीज कंपनीज विल परफॉर्म वेरी गुड अगर इकोनॉमी अच्छी चल रही है। तो इकोनॉमी अच्छी चल रही है एंड ये टॉप 50 कंपनीज परफॉर्म कर रही हैं। आपने 10,000 रुपये डाले थे, जैसे ही हमारा निफ्टी का इंडेक्स बढ़ता है आपका 10,000 रुपये का 11 होता है, 12 होता है, 15 होता है। दिस इज सिंपल वर्ड्स इन्वेस्टिंग इन ETF। अब ETFs भी कैटेगरी के होते हैं। आपने बोला यार टॉप 50 में नहीं करना है क्योंकि ये बड़ी कंपनी है, रिलायंस कितना तेज ग्रो हो जाएगा, रिलायंस का प्रॉफिट तो नहीं डबल हो रहा अगले साल। आपने बोला यार छोटी कंपनीज में करूँगा मैं, तो आपने बोला कि मिड कैप इंडेक्स में टॉप 50 150 कंपनीज मिड कैप जो मिड कैप इंडेक्स के अंदर आती हैं।
अब आपने 10,000 रुपये यहाँ पे डाले, मिड कैप कंपनीज ग्रो करेंगे तो आपको वैसे पैसा ग्रो करेगा। तो ETFs में आप एक ग्रुप ऑफ कंपनीज को बाय कर लेते हो, काफ़ी अच्छा है। बेस्ट बात इसमें एक्सपेंस रेशियो नहीं होता है, बहुत कम होता है, मिनिमल सा 0.005, मतलब क्योंकि जो फंड मैनेजर है उसको दिमाग नहीं लगाना है, उसको 10,000 रुपये दिए, निफ्टी 50 में जिस रेशियो में निफ्टी 50 में कंपनी से डाल दिया, खुद का दिमाग नहीं यूज करा, एक्सपेंस रेशियो वेरी लो। उसके बाद आता है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड इससे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे। आपने बोला कि यार टॉप 50 कंपनीज में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, बट इसमें कुछ कंपनीज होंगी जो अच्छी नहीं है, कुछ कंपनीज जो अच्छी हैं, बट क्योंकि मैंने ETF में पैसा डाला है तो पैसा सब में जा रहा है, इसलिए आप इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड में। तो म्यूचुअल फंड पूल ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं ना म्यूचुअल फंड? हाँ, पूल ऑफ करते हैं, बट दे पिक, दे आर नॉट बाउंड। जैसे अगर मैंने Okay. किसी निफ्टी 50 ETF में डाला है तो वो सिर्फ 50 कंपनीज में ही करेंगे, दे आर बाउंड। हाँ, कंपनी अच्छी हो ना अच्छी होने कोई फर्क नहीं पड़ता है, डालना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में क्या होता है, फंड मैनेजर डिसाइड करता है भाई किस में इन्वेस्ट करता है, और वो एक्सपर्टीज यूज करता है, बहुत बड़ी टीम होती है, एंड यू आर ट्रस्टिंग द फंड मैनेजर, यू आर ट्रस्टिंग द म्यूचुअल फंड, और वो फिर आपके बिहाफ पे पिक करेगा कि नहीं रिलायंस नहीं, HDFC बैंक नहीं, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, वो बोलेगा भाई जोमेटो में नहीं, कोल इंडिया में डाल देते हैं। तो अब इसमें रिस्क है ना, या तो म्यूचुअल फंड आपको टॉप 50 कंपनी से ज्यादा रिटर्न दे देगा, जो अच्छे म्यूचुअल फंड्स का होता भी है 15-18%, 20%, 22%, अभी तो बुल मार्केट था 30% भी है, तो वो भी होता है पॉजिटिव पॉइंट। काफ़ी म्यूचुअल फंड्स में होता है कि भाई वो नहीं परफॉर्म कर पाते हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड इंसान ने डिसीजन लिया गलत हो गए तो नहीं कर पाते। तो मेरे ख्याल से आप दोनों में ही कर सकते हो, ETF इज़ ऑल्सो वेरी गुड, म्यूचुअल फंड में भी आप कर सकते हो। जब आप म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग कर रहे हो, यू मेक श्योर कि जो एसेट अंडर मैनेजमेंट हो वो अच्छा हो, मोर देन 10,000 करोड़, ताकि क्योंकि अगर देखो म्यूचुअल फंड में जो मैनेजर होते हैं उनको सैलरीज जाती हैं, तो अगर फंड छोटा है 50 करोड़ रुपए का, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तो आप अच्छा फंड मैनेजर ला नहीं सकते ना। 50 करोड़ का फंड है तो आप उसको क्या सैलरी दोगे? तो बड़ा फंड होता है, इट मीन्स आपके पास ज़्यादा पैसा आ रहा है एक्सपेंस रेशियो से, तो आप बेटर लोगों को ला सकते हो, अच्छा टैलेंट ला सकते हो, तो आप अच्छा परफॉर्म करोगे। तो आपके अकॉर्डिंग टॉप 3 म्यूचुअल फंड इस समय कौन से चल रहे हैं जिसमें लाइक आप खुद पर्सनली बहुत इन्वेस्टेड हो? मेरा 4 म्यूचुअल फंड्स के अंदर इन्वेस्टमेंट है सिर्फ, मैं चारों के नाम बता देता हूँ। सो फर्स्ट इज मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। ठीक है, इसमें आप तभी पैसा डालना जब आपका टाइम पीरियड कम से कम 10 साल का हो, बिकॉज मिड कैप इंडेक्स बहुत वॉलेटाइल होता है। ठीक है, तेज से ऊपर जाता है, तेज से नीचे आता है। ठीक है, रिस्की है बट रिटर्न भी हाई देता है। दूसरा इज फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड का क्या मतलब है कि दे आर नॉट बाउंड इन कैप्स, कि भाई छोटी में करना है, बड़ी में करना है, मिड साइज, वो खुद डिसाइड करते हैं। जब उन्हें लगता है कि यार स्मॉल कैप कंपनीज अंडर वैल्यूड हो गई, स्मॉल कैप में डाल दिया। तो इसके अंदर मेरे पास है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। ठीक है, अब पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का एक प्रॉब्लम ये हो गई, उनके पास AUM बहुत ज़्यादा हो गया। ऐसे मोतीलाल का छोटा है, हाँ मोतीलाल का छोटा है, AUM बहुत हो गया है। तो वो जब किसी छोटी कंपनी में पैसा डालते हैं तो वो उनके लिए मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अगर कंपनी का साइज 5,000 करोड़ रुपए है तो आप कैसे 1,000 करोड़ रुपए डालोगे? तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है पराग पारिक के साथ। तो इसीलिए मेरे पास और एक फ्लेक्सी कैप फंड है, विच इज HDFC बैंक फ्लेक्सी कैप फंड। 3 हो गए। लास्ट इज क्वांट मिड कैप फंड। तो ये 4 म्यूचुअल फंड्स हैं जिनके अंदर मैं इन्वेस्ट करता हूँ। एक रेगुलर SIP है जो है जाती रहती है, एंड इसके अलावा जो मुझे कंपनीज अच्छी लगती हैं वहाँ पे मैं एक डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करता हूँ। ठीक है, 2 तरीके से मेरा इन्वेस्टमेंट होता है। इसके अलावा आई डोंट इन्वेस्ट इन लार्ज कैप स्टॉक्स, रिलायंस, HDFC, बिकॉज यहाँ पे तो इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड वाले कर ही रहे हैं मेरा। मुझे तो अच्छी कंपनीज मिल रही है, मैं वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ऑफकोर्स उसमें एक रिस्क है, ये म्यूचुअल फंड वाला है तो बहुत सेफ है। क्या तो ये ग्रो नहीं करेगा, क्या तो मार्केट अच्छा परफॉर्म करेगा तो ग्रो करेगा ही करेगा। तो ये मेरा एक ऐसा एसेट है जिसपे मैं रिलाय कर सकता हूँ कि यार ये तो जीरो नहीं होने वाला। यहाँ पे मैं पूरा रिस्क लेता हूँ अपना मल्टी बैग इन्वेस्टिंग। आजकल क्या है, जैसे कि काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ गए इन्वेस्ट के, तो लोग क्या है कि ओवर डाइवर्सिफाई भी करते हैं। जैसे कि अगर जिनका ज़्यादा कैपिटल है वो लैंड पे भी लगा रहे हैं, क्रिप्टोज भी लगा रहे हैं, स्टॉक्स पे भी लगा रहे हैं, SIPs भी कर रहे हैं। जिनके पास कम है तो उनके पास SIPs रहते हैं, स्टॉक्स रहता है। लेकिन आजकल काफ़ी क्रिप्टो करेंसी का भी एकदम से ट्रेंड चल गया है। तो आपको क्रिप्टो करेंसी को लेके आपका क्या व्यू है? लाइक उसमें अगर इन्वेस्टिंग करनी चाहिए और करनी चाहिए तो क्या देख के पैरामीटर्स करनी चाहिए हमें? सो आपने काफ़ी एसेट्स की बात करें, एक एक करके आते हैं, लास्ट में क्रिप्टो पे आएंगे। पहला तो है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट। सो इफ़ यू आर इन्वेस्टिंग इन प्रॉपर्टीज़, मेरे ख्याल से लैंड इन्वेस्टमेंट ज़्यादा बेटर है। यू कैन गो विद फ्लैट्स, बट मुझे लगता है एक बबल फॉर्म हो रहा है फ्लैट्स के अंदर।
बिकॉज एक सीलिंग प्राइस है जिसके ऊपर प्राइस प्रॉपर्टी प्राइसेस जा ही नहीं सकते। मतलब अगर सारे फ्लैट्स 5 करोड़ के हो जाएंगे तो कौन खरीदेगा? किसके पास है 5 करोड़ रुपए? तो पढ़ भी रहा था कि रेजिडेंशियल फ्लैट्स का रेट गिर रहा है एकदम से हाँ, काफी। गिरेगा कितना ही जा सकता है। मतलब अगर 5 करोड़ के हो गए सारे फ्लैट्स हो गए, आपको बेचना है, हु इज द बायर? बहुत लिमिटेड लोग ही हैं जो खरीद सकते हैं 5 करोड़ का फ्लैट। तो फ्लैट्स में तो मत जाओ मेरे ख्याल से। इफ यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन लैंड, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ टियर 1 में खरीदो कि दिल्ली में खरीदो, नोएडा में खरीदो, बहुत इनएक्सेसिबल है। गो इन टियर 2 सिटीज, है ना, लखनऊ, आगरा या फिर टियर 2 सिटीज, वहाँ पे लैंड सस्ता है एंड आप खरीद सकते हो। या फिर गो विद एग्रीकल्चरल लैंड, बेस्ट इन्वेस्टमेंट है बिकॉज वहाँ पे आपको टैक्सेशन के बेनिफिट्स भी मिलते हैं। ठीक है, वो ज़रूरी है क्योंकि लैंड देता तो 10% की रिटर्न ही है ऑन एन एवरेज। कुछ तो मल्टीबैगर लैंड हो, वो अलग बात है कि ये हाईवे ही निकल गया, किस्मत की बात है आपकी। बट नॉर्मल लैंड्स 10% के कैगर से ग्रो होते हैं। ठीक है। लैंड में लोग ज़्यादा पैसा बना लेते हैं बिकॉज वो एक जनरेशनल वेल्थ हो जाती है। मतलब मेरे पास नहीं, बट फैमिली में कुछ ऐसे लैंड है जो बहुत पुराने पड़े हुए दादाजी ने खरीदे, तो वहाँ से वो 10% कंपाउंड होते होते आज इतनी बहुत ज़्यादा बन जाता है, वेल्थ बन जाती है। तो इसीलिए जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हो, यू डोंट सेल इट फॉर 20-30 ईयर्स, तो 10% कंपाउंड होके भी बहुत बड़ा हो जाता है आपका। बट ये हो गया हमारा रियल एस्टेट का, गो विद लैंड्स। उसके बाद आता है गोल्ड एंड सिल्वर। बढ़िया इन्वेस्टमेंट है गोल्ड, अगर आपने कर रखा था। अभी अगर नहीं करा है तो सिल्वर बेटर है। तो सिल्वर बेटर है क्योंकि एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं इंडस्ट्रियल यूज कर सकते हो आप सिल्वर के अंदर भी। बट गोल्ड जितना सेफ है, देखो गोल्ड एक ऐसा एसेट है जो मुझे लगता है 1000 साल से तो ऑपरेशनल हो गया है ना। 1000 साल से एक एसेट कंसीडर करा जा रहा है, जब से ह्यूमन बॉर्न हुए, जब से उन्हें समझ में आया कि भाई हाँ इसकी वैल्यू कर सकते हैं, रेयर मेटल है। तो वो एक बहुत पुराना मेटल है और उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। सिल्वर कैन नॉट टेक, है ना। वो अलग चीज़ है कि भाई इंडस्ट्रियल यूज से प्राइस बढ़ जाए, वो हो जाए। जो गोल्ड है उसकी वैल्यू तो जगह कोई नहीं ले सकता। तो गोल्ड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अगर अभी तक नहीं करा था तो मैं बोलूँगा थोड़ा सा रुक के करो, बिकॉज इतना अगर रैली मिस कर दिया है, क्योंकि 1 लाख पहुंच गया अब तो है ना। तो अगर इतना आपने देख लिया है कि भाई इतना मिस हो गया, तो अब क्या इन्वेस्ट करके फायदा है। तो थोड़ा बहुत वेट करो कि यार अगर प्राइस करेक्ट हो जाए तो यू कैन गो विद, और यू कैन इन्वेस्ट इन कि भाई थोड़ा अभी करते हैं, थोड़ा 6 महीने बाद, इस तरीके से आप डिस्ट्रीब्यूशन करो। गोल्ड हो गया। नाउ कम्स क्रिप्टो। क्रिप्टो के अंदर जो ग्रोथ मिलती है दैट इज फिनोमिनल। मैंने 2022 के अंदर 2 लाख रुपए डाले थे क्रिप्टो के अंदर, और कोई मीम कॉइन्स नहीं, अच्छे कॉइन्स की, भाई बिटकॉइन, इथेरियम, सोलाना, मैटिक, इनके अंदर डाले। आज वो मैंने लास्ट वीक खोल के देखा 7 लाख रुपए हो गया। 2 लाख के 2 लाख का। अब माई रिग्रेट इज कि आई 2 लाख रुपए क्यों डाले। क्रिप्टो एज अ कॉन्सेप्ट इज वेरी गुड, और मुझे नहीं लगता ये खत्म होने वाला है, स्पेशली द बिटकॉइन विच इज बिटकॉइन। तो लेकिन बात क्या है कि जैसे कि अब अगर आप कोई भी ऐप खोलो तो उसमें हज़ारों कॉइन्स हैं, और लोग क्या सोचते हैं, लोग क्वांटिटी देखते हैं। लोग कहते हैं कि अगर ये सस्ता कॉइन है, इसमें ज़्यादा क्वांटिटी मिल जाती है, ले लेता हूँ। क्योंकि बिटकॉइन तो अब अगर आप 1 लाख लो तो भी फ्रैक्शन में मिलेगा आपको। तो लाइक कौन सा बिटकॉइन देखना चाहिए? क्योंकि अब मेरे को लगा है शायद बिटकॉइन तो 5 रुपये से स्टार्ट हुआ था, ऑलरेडी 80-90 लाख तक पहुँच गया है, तो उसमें शायद इन्वेस्ट करने में ज़्यादा रिटर्न भी नहीं मिलेगी। तो उससे कौन सा कॉइन देखना चाहिए और कैसे देखना चाहिए? सो मैं आपको बताता हूँ, बिटकॉइन देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, इट इज़ जस्ट कोड, है ना, लाइंस ऑफ कोड। किसी ने देखा नहीं है, किसी ने छुआ नहीं है, बस कोड है जिसकी लोग वैल्यू करते हैं। इससे इन्वेस्टिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन समझ में आता है कि किसी भी चीज़ की वैल्यू बायर और सेलर डिसाइड करता है। अगर हम मान लें कि भाई ये बॉटल आज 1 लाख रुपए की है, और लोग मानने लग जाएं, लोगों की लाइन लग जाए, तो इस चीज़ की वैल्यू हो गई 1 लाख रुपए, है ना। कोई ना खरीदे तो शायद 2 लाख रुपए भी। तो अगर कोई लाइन ऑफ कोड है जिसके लोग देने के लिए रेडी है भाई 1 करोड़ रुपए, तो दैट इज वर्थ 1 करोड़ रुपीज। आप बिटकॉइन इज ऑल्सो रिप्लेसेबल। मुझे लगता है अभी भी अगर आप बिटकॉइन में एंटर कर रहे हो, यू आर वेरी अर्ली, है ना। 1 लाख डॉलर आया है, मिलियन भी जाएगा, 2 मिलियन भी जाएगा, 10 मिलियन भी जाएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज बिटकॉइन एक ऐसी चीज़ है जिसकी सप्लाई नहीं बढ़ सकती। मैक्सिमम 21 मिलियन बिटकॉइंस आ सकते हैं एग्जिस्टेंस में। ये डे 1 पे डिसाइडेड है, कोड के अंदर आ ही नहीं सकते। मुझे आप कोई भी एसेट क्लास बता दो जिसकी सप्लाई नहीं बढ़ती। नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाते हैं, इशू हो जाते हैं कि भाई प्रमोटर ने कर दिए। गोल्ड की सप्लाई हर साल 1% बढ़ती है, डायमंड की सप्लाई हर साल बढ़ती है ना, रियल एस्टेट छोड़ के, बट वो भी बहुत ज़्यादा अवेलेबल ऑलरेडी। 21 मिलियन बिटकॉइन से ज़्यादा हो नहीं सकते हैं।
जिसमें से 3-4 मिलियन तो खो चुके हैं, लोगों ने खरीदे खो गए, वो मिल ही नहीं रहा अब। मिल ही नहीं रहे। तो 15-16 मिलियन के आसपास बचे हुए हैं जो मैक्सिमम आप बाय या सेल कर सकते हो, है ना। अगर आप ओवरऑल पॉपुलेशन देखो, कोई चाहे कि एक बिटकॉइन भी खरीद सके तो नहीं आ रहा है लोगों के भरोसे में, तो एक बिटकॉइन खरीदना तो आप भूल जाओ। कुछ फ्रैक्शन भी अगर आप खरीद लेते हो, इट विल होल्ड वैल्यू। क्रिप्टो के अंदर अगर कोई चीज सबसे आखिरी में अगर डूबे, अगर मानिए डूब ही जाना है, खत्म हो जाना है, सबसे आखिरी में बिटकॉइन डूबेगा, बाकी सब पहले हो जाता है। बाकी सब खत्म हो जाएगा, है ना। बिटकॉइन आखिरी में, क्योंकि सबसे पुराना है भाई। तो बिटकॉइन के अंदर तो आप डाल ही दो, इन्वेस्टमेंट कर ही दो। अगर आपको क्रिप्टो की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बस अगर आप कोई वीडियो देख रहे हो, तो सिर्फ बिटकॉइन के अंदर डाल के छोड़ देना, कुछ और नहीं करने की जरूरत। अगर आप बिटकॉइन की जो आइडियोलॉजी है उस पर बिलीव करते हो, इफ यू आर अ बिलीवर, देन यू शुड गो इन अदर क्रिप्टोस, कॉइन्स जैसे इथेरियम, मैटिक। फिर उसमें ना आपको खुद रिसर्च करनी पड़ेगी। तो इसमें रिसर्च का कुछ तरीका है? जैसे स्टॉक्स में तो क्या हम पूरी बैलेंस शीट देख लेते हैं, ये देख लेते हैं, इसमें कोई तरीका होता है? हाँ, इसमें भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, coinbase.com, अच्छा, एंड देयर आर मेनी पोर्टल्स। आपको एक कम्युनिटी का हिस्सा होना पड़ेगा। वही मैंने बोला, अगर आप उनकी आइडियोलॉजी में बिलीव करते हो, बिकॉज वो रिसर्च आप इसलिए करोगे बिकॉज आप उस आइडिया पे बिलीव करते हो कि हाँ भाई दिस इज द फ्यूचर। आपको बोलना पड़ेगा भाई ये फिएट करेंसी इज नॉट गुड, क्रिप्टो इज द फ्यूचर। आपको वो फिर पूरा ट्रांजिशन करना पड़ेगा टू क्रिप्टो, क्योंकि जो लोग क्रिप्टो के होते हैं ना, आप उनसे मिलो, वो उनके लिए पैसे की इंपॉर्टेंस नहीं होती है। डॉलर, यूएसडीटी, कि भाई 10% डिस्काउंट दे देंगे प्रोडक्ट पे इफ यू पे इन यूएसडीटी, ऐसा होता है। बहुत सारे लोग यूएसडीटी में पेमेंट्स एक्सेप्ट करते हैं। तो अच्छा एसेट है, इन्वेस्ट करना चाहिए मेरे ख्याल से। रिस्की भी है, तो देख के करना है कि ऐसा, मतलब मेरा भी अगर आप देखोगे बहुत कम पोर्टफोलियो, मतलब 2-3% इज इन क्रिप्टो, बाकी सारा मेरा स्टॉक्स के अंदर है। तो मेरा मेन इन्वेस्टमेंट आज भी कंपनीज के अंदर है, बिकॉज देखा जाए तो ना, देयर इज नो इंट्रिंसिक वैल्यू इन क्रिप्टो। बिटकॉइन की वैल्यू इसलिए ही है बिकॉज लोग मानते हैं कि, बट कंपनीज की वैल्यू इसलिए है बिकॉज वो एक रियल प्रॉफिट जनरेट कर रही है ना। अगर आप पूरी कंपनी खरीद भी लो तो आप उससे पैसा जनरेट करोगे, है ना। रिलायंस इंडस्ट्रीज 50,000-60,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर रही है, तो देयर इज इंट्रिंसिक वैल्यू बिहाइंड शेयर्स, ओनरशिप है आपके पास। तो वो चीज़ सिर्फ मनगढ़ंत बातें नहीं है, उसकी एक रियल वैल्यू है। इसलिए नहीं है क्योंकि बस आपने मान लिया कि हाँ वैल्यू, वो इंट्रिंसिक वैल्यू बिलोंग करते हैं कंपनीज की। तो भाई जो सेफ्टी स्टॉक मार्केट में, शेयर्स में, कहीं पे भी वो नहीं सेफ्टी नहीं है। बिटकॉइन की कल को सब बेचने लग जाए, बिटकॉइन इज वर्थ 0, ये तो है ना। कल को बोले कि भाई नहीं बिटकॉइन तो कुछ नहीं होता, मानना खत्म कर दे, प्राइस क्रैश हो जाएगा। बट कंपनीज के साथ ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज कंपनी प्रॉफिट कर रही है भाई 50,000 करोड़ रुपए का साल का। तो अगर आप उसे खरीदते हो धंधे को, तो आप 50,000 रुपए कमाओगे, तो दे हैव वैल्यू। तो लेकिन आजकल एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे कि आईपीओस का भी काफ़ी ट्रेंड आ गया। काफ़ी लोग की मैं देखता हूँ, लोग कहते हैं कि इस आईपीओ में लगा लो, हो जाएगा जीएमपी देख के। लेकिन अब कितनी आज एसएमई कंपनीज भी आ रही हो। नॉर्मली आजकल रिवर्स ट्रेंड में देखता हूँ कि 40-50% हम देखते हैं कि आ रहा है जीएमपी, बट वो नेगेटिव में खुल रहा है, और लोग उसके चक्कर में पैसा गंवाते भी हैं काफ़ी। क्योंकि एक बार अगर आपका एसएमई में लग जाए और नेगेटिव में खुल जाए, तो सेल ही सेल होता रहेगा, उसको बाय करने का, आपको निकालने का भी मौका नहीं मिलेगा उसको। यार आईपीओ इन्वेस्टिंग बहुत डार्क जगह है, मैं बताता हूँ। क्योंकि देखो, जो बढ़िया आईपीओ होगा जिसमें लिस्टिंग दिन मिलने वाले होंगे, वो आपको मिलेगा ही नहीं, क्योंकि उसका ओवर सब्सक्रिप्शन हो जाता है 100 टाइम्स, मतलब 100 में से किसी एक इंसान को मिलना है, तो बढ़िया आईपीओ लगेगा नहीं। आपको वो आईपीओ लग जाएगा जिसका सब्सक्रिप्शन रेट कम था। अब सब्सक्रिप्शन रेट कम था तो उसका लिस्टिंग भी अच्छा नहीं होगा, तो फिर अल्टीमेटली आप शायद नेगेटिव में ओपन हो जाओ, या फिर आप कुछ ज़्यादा प्रॉफिट ना हो। और प्रॉब्लम ये भी है कि आपको 14,000 रुपये ही लगा सकते हो। अगर अच्छा होगा किस्मत तो वो 14,000 रुपये इन्वेस्ट हो जाएंगे। तो 14 में अगर कोई 50% भी रिटर्न देके जा रहा है, तो 6-7,000 रुपीज़, 7,000 रुपये हुए, तो कोई इतना बड़ा गेन नहीं है। बट अगर आप करते हो, मतलब ये एक पार्ट टाइम हॉबी हो सकती है कि चलो जीएमपी देखा, अच्छा लगा, डाल दिया, बिकॉज इट इज़ लाइक वेरी सेफ गैम्बलिंग। बिकॉज जब आप गैम्बलिंग करते हो तो आप पैसे तो बनाते हो तो लूज करते हो। यहाँ पे 14,000 नहीं लगे तो वापस आ जाएंगे, वही बात है। लग गया तो फिर वो अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। बिकॉज कुछ आईपीओ ऐसे होते हैं जो श्योर शॉर्ट विंस होते हैं कि भाई ये लगा तो पैसा बन ही जाएगा हमारा, तो उन आईपीओस के अंदर अप्लाई करना चाहिए। देयर इज नो डिसएडवांटेज। बट ये अगर आप एज ए इन्वेस्टर देख रहे हो तो आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए। जैसे अभी आईपीओ आया एनएसटीएल का, ओपन होते ही 2 अपर सर्किट्स, उसके बाद अभी फिर नीचे गिरता है। तो वैल्यूएशन, क्योंकि जब आईपीओ आते हैं ना, तो वैल्यूएशन ना 2 लोगों का ट्रांजिशन है, बायर एंड सेलर का।
जब आईपीओ आता है तो सिर्फ सेलर होता है, वो बोलता है हमारा एक शेयर 120 रुपए। बायर्स का कोई इसमें पावर नहीं है उसको नीचे ले जाने का। उन्होंने बोल दिया भाई इसके नीचे तो बेच ही नहीं रहे हम, यही है हमारा लास्ट ऑर्डर। जब वो रियल मार्केट के अंदर आता है तब बायर सेलर्स डिसाइड करते हैं, जिसको बोलते हैं मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं कि क्या है कंपनी के औकात। तो वहाँ पे फिर काफी शेयर्स नीचे भी आ जाते हैं। जैसे अगर आप देखो ओला इलेक्ट्रिक, नाइका कहाँ ओपन हुए थे, कहाँ आ गए हैं, 60-70% डाउन हो जाते हैं। वो जोमेटो भी जैसे भी हैं जो ओपन हुए गिरे, फिर आज इतना अच्छा रिटर्न दे रहे हैं। तो इन्वेस्टर्स को तो वेट करना चाहिए आईपीओ आने के बाद, और थोड़ा कूल ऑफ हो जाए 1-2 महीने बाद, बिकॉज अच्छी कंपनी है ना, उसमें जल्दबाजी करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, क्योंकि शुरू में तो जीएमपी में भी खोलेंगी। हाँ, कभी भी इन्वेस्ट कर दो। मैं बोलता हूँ यार टाइटन 2 रुपए से 3500 रुपये हो गया, क्या फर्क पड़ता है? आपने 2 में खरीदा हो, 5 में खरीदा हो, 10 में खरीदा हो, 50 में खरीदा हो, 2002 में खरीदा था कि 5 में खरीदा था कि 7 में खरीदो, कभी भी खरीदो। तो ऐसा नहीं हो रहा है कि अगर आप 2 महीने बाद खरीदोगे कंपनी को तो कुछ बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा, है ना? क्या होगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा 10% ऊपर गई, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एक चीज़ और, जैसे क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अब मैं पर्सनली, मेरे पास अमाउंट है बट मेरे को नहीं पता कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तो कोई भी, जैसे कि किसी पास अगर 1 करोड़ की कैपिटल है तो आप क्या उसको बेस्ट सजेशन दोगे कि कहाँ पे इन्वेस्ट करो, कितना कितना इन्वेस्ट करे? देखिए 1 करोड़ के कैपिटल वाले तो, जिसके पास 1 करोड़ रुपए आ जाते हैं ना, इनहेरिटेंस इज अ डिफरेंट थिंग, बट जो 1 करोड़ रुपए कमाता है उसको इतनी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि कहाँ लगाना है। अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल, बट हैं भी 1 करोड़ रुपए अगर आपको इन्वेस्ट करने हैं, तो आई वुड से कि आप सेफ एसेट्स के अंदर इन्वेस्ट करो, विच इज़ म्यूचुअल फंड्स। ओके। बिकॉज कि 1 करोड़ रुपए आप लूज नहीं करना चाहते हो। स्टॉक मार्केट में पैसा कम कमाओ चलेगा, जाना नहीं चाहिए। मैं बोलता हूँ यार अगर 30% रिटर्न ना मिले कोई बात नहीं, 15% मिल जाए ठीक है, बट वो जो लॉस हो जाता है ना वो नहीं होना चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसमें से 50-60 लाख तो एटलीस्ट म्यूचुअल फंड के अंदर डाल दो, कुछ परसेंटेज इन ETF, एंड उसके बाद 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपए कंपनीज विच यू थिंक आर गुड उसके अंदर डाल दो। इससे क्या होगा कि आपका जो ड्रॉ डाउन है वो बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता है किसी भी केस के अंदर, और वो आपका कैपिटल ग्रो होता रहेगा, है ना। एंड इन्वेस्टिंग में मैं सबको ये बोलता हूँ, फोकस इस बात पे करो कि आप कितना कैश फ्लो है आपके पास। जो लोग यंग है ना, 20 साल 25 साल स्टॉक मार्केट में हैं, उनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, आप मत करो SIP, आप मत करो ट्रेडिंग। कुछ नहीं बदल जाएगा अगर आप दिन के 500-1000 रुपये कमा लो, कुछ नहीं बदल जाएगा अगर आप हफ्ते का 10,000 रुपये का प्रॉफिट, बल्कि अगर लॉस हो तो जा सकता है ना। आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, पहली बात तो। दूसरा, आप इस बात पे फोकस करो कि आपका कैश फ्लो कैसे बढ़ेगा। आपके पास अगर महीने का 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए बच रहा है ना, जो आपके बैंक अकाउंट में हिट होता है हर महीने, वो पैसा अगर आप इन्वेस्ट कर दोगे मार्केट में, कुछ नहीं 10% 12% रिटर्न में भी इन्वेस्ट कर दोगे, आप बहुत ज़्यादा आगे निकल जाओगे उस इंसान से जो सिर्फ पड़ा हुआ है इंट्राडे के अंदर ट्रेड करने में। और क्या ही मिल जाता है आपको इंट्राडे ट्रेड करने में, बात है ना। इमोशनल लॉस होता है कि भाई पूरे दिन ट्रेडिंग करा और 500 रुपये 1000 रुपये या 10,000 रुपये का लॉस हो गया, आप बैठे हुए सैड। इमोशनल लॉस है, उसकी क्या वैल्यू है, उसको पैसों में कैसे तोलोगे? 10,000 रुपये का लॉस है ना। आप डिप्रेस्ड हो जाओगे, आप सोच नहीं पा रहे हो, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, कर भी लेते हैं लोग, क्या मिल रहा है करके। इससे अच्छा है फोकस ऑन अ स्किल जो आपको पैसा बना के दे, मे बी बिजनेस, मे बी जॉब, मे बी सर्विस, कुछ भी करो, पैसा बनाओ। अगर ट्रेडर भी बनना है तो भाई कैपिटल रिक्वायरमेंट होती है, पहले वो तो बना लो, है ना। कर लो 5 साल जॉब, 5 साल बिजनेस, आ जाएगा 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ का कैपिटल, फिर आराम से बैठ के ट्रेड करना है, स्किल सीख लो तब तक। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप यंग हो, यू मेक श्योर यू हैव सम स्किल्स जो आपको अच्छा पैसा बना के देती रहे, एंड वही आपकी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करेगा। ठीक है। आपको ये समझना पड़ेगा, स्टॉक मार्केट में लाइफस्टाइल अपग्रेड होने में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि भाई आप 5,000 रुपये की SIP करोगे 1 साल में कुछ हो जाएगा, होगा 15 साल बाद होगा, 20 साल बाद होगा, क्योंकि कंपाउंडिंग टेक्स टाइम। अगर आपको लाइफस्टाइल चेंज करना है तो आपकी इनकम लेवल से चेंज होगा, है ना। 50,000 कमा रहे थे, 2 लाख कमा रहे हो आज महीने का, यू विल चेंज। गाड़ी चेंज होगी, घर चेंज होगा, फ्लैट चेंज होगा, सोसाइटी चेंज होगी, लोग आसपास सर्कल चेंज होगा, वहाँ से लाइफस्टाइल अपग्रेड करा जा सकता है। मार्केट इज़ फॉर वेल्थ क्रिएशन, फॉर फाइनेंशियल सेफ्टी, कि भाई अगर मैं महीने का 1 लाख 2 लाख कमा भी रहा हूँ, मैं 2 लाख पे अटकना नहीं चाहता हूँ, मैं 10 साल बाद खुद का बिजनेस करूंगा, उसके लिए मैं एक पार्ट इन्वेस्ट कर रहा हूँ जो 10 साल बाद एक कॉर्पस होगा कि भाई मैंने जॉब छोड़ दी, अब ऐसा नहीं कि मैं 0 पे बैठा हूँ, मेरे पास कुछ कैपिटल है जिसपे मैं 2 साल 3 साल बिना कुछ करे
अपना आराम से मेरा घर चल सकता है, उसके लिए होती है स्टॉक मार्केट वेल्थ क्रिएशन। इट इज़ नॉट फॉर रेगुलर इनकम कि भाई चलो 5,000 रुपये आए चल के गाड़ी ले लें, ये ले लें, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। जैसे कि क्या मैंने कहीं पढ़ा था, जैसे कि राकेश झुंझुनवाला जितने भी इन्वेस्टर हैं उनने अपनी जो टोटल वेल्थ एक्यूमुलेट की वो सिर्फ इन्वेस्टिंग नहीं, उसमें ट्रेडिंग का भी काफ़ी पार्ट रहा, वो मिक्स करते थे। जैसे कि टाइटन भी अगर मैंने सुना है तो राकेश झुंझुनवाला ने ख़रीदा, फिर उसको अच्छे प्राइस से बेचा, फिर शेयर नीचे आया, फिर ख़रीदा, फिर बेचा। तो लेकिन वो टिके रहे, इन्वेस्टिंग भी रही और थोड़े बहुत पार्ट उनका ट्रेडिंग में भी रहा उस शेयर्स में। तो इसको लेके क्या अप्रोच रहता है कि एक अगर कि कोई इंसान है वो अपनी लाइफ में एक अच्छा स्टॉक खरीदता है तो उसको किस लेवल पे बेचना चाहिए, फिर उसको ख़रीदना भी चाहिए, कैसे वो एक डिटरमाइन वे में रखे कि मेरे को इस स्टॉक में अब इन्वेस्टेड रहने आने वाले 10-15 साल? आप देखो, पहली बात तो ना, इन्वेस्टिंग में आपको किसी स्टॉक से दिल नहीं लगाना है। वो बस कंपनी है, आपकी नहीं कंपनी है। काफ़ी लोग क्या होता है कि किसी कंपनी का शेयर खरीद लिया तो उन्हें इतना प्यार हो जाता है जितना शायद कंपनी के मालिक को ना हो। हाँ। तो वो नहीं करना है। आप एक इन्वेस्टर हो, आपके पास बहुत छोटी कंपनीज है एंड यू कैन लिक्विडेट किसी भी दिन, है ना, बेच दिया। आप जब इन्वेस्ट करते हो तो इन्वेस्ट करने के लिए आपका प्राइमरी रीजन होना चाहिए जो आपको पता हो कि मैं क्यों डाल रहा हूँ इस कंपनी के अंदर। और जब तक वो रीजन है तब तक आप उस कंपनी के अंदर बने रहो। जैसे मैंने किसी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करा है फॉर एग्जांपल कि भाई वो डेटा सेंटर बिजनेस के अंदर है और कंपनी ने बोला है कि मैं अपनी डेटा सेंटर कैपेसिटी को 2 साल के अंदर यहाँ पहुँचा दूंगा, 5x करूँगा, 10x करूँगा। सो माई मेन रीजन टू इन्वेस्ट इन दैट कंपनी ये, क्योंकि मुझे पता है यार अगर इन्होंने 10 गुना कर दिया ना तो दैट इज गेम चेंजर। वो फिर प्रॉफिट भी बढ़ेगा, सेल्स भी बढ़ेगा, शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। बिल्कुल। तो मैं 2 साल तक बस वेट करूंगा, अब उसका शेयर प्राइस घटे बढ़े कुछ भी हो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 साल बाद मैं वापस आऊंगा और देखूंगा कि आज कैपेसिटी इन्होंने किया कि नहीं किया। अगर कर दिया ठीक है, नहीं करा या उसका कुछ हद तक भी कर दिया। हाँ, कुछ हद तक, मतलब अगर 100 बोला था 70 भी कर दिया तो चलो ठीक है। बट 100 बोला था 10 ही करा तो वो नहीं है फिर, मतलब फिर तो दैट इज मैनेजमेंट फेलियर। फिर तो मैंने जो सोचा तो वो नहीं हुआ किसी भी प्राइस पे उस टाइम पे, स्टॉक पॉजिटिव नेगेटिव आई विल से। ओके। तो मेन रीजन किसी भी चीज़ को, मैं स्टॉक की कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी आप गाड़ी खरीदने जाओ, दिस इज वन प्राइमरी रीजन व्हाई यू बाय द कार। आप कोई भी फ़ोन खरीदने जाओ, टीवी खरीदने जाओ, एक रीज़न होता है ना, एक रीज़न होता है। देखते हो तो आप हर चीज़ हो, बट एक रीज़न, भाई स्क्रीन क्वालिटी बहुत अच्छी है बस इसलिए ले लिया। जैसे किसी ने आईफोन लिया, वो कैमरा बहुत अच्छा, मैंने आईफोन लिया था, हर चीज़ ठीक है। मेरा मेन रीज़न क्या था, कैमरा, कि भाई मुझे वीडियो शूट करनी है इसलिए ले रहा हूँ। तो जब आप कंपनी के अंदर भी इन्वेस्ट करते हो, देखते हर चीज़ हो आप, बट एक चीज़ होती है जिसकी वजह से आप मेनली इन्वेस्ट करो। जब तक वो चीज़ है टिके रहो, जिस दिन वो चीज़ खत्म हो जाए बेच दो। जैसे मैं कुछ कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करता हूँ फॉर देयर सेल्स ग्रोथ, बहुत बढ़िया सेल्स ग्रोथ है। सो मेरा एक इन्वेस्टमेंट का रहता है कि मतलब एक प्रेडिक्शन रहता है, नॉट ऑफ शेयर प्राइस। शेयर प्राइस का कोई प्रेडिक्शन नहीं है क्योंकि भाई उसको 100 रुपये का है, मैं कैसे बेट करूँ कि 500 जाएगा। बट मेरा एक सेल्स का प्रेडिक्शन रहता है कि यार आज इनकी सेल्स 100 करोड़ रुपए है, अगले साल एटलीस्ट 140 तो होनी चाहिए, बिकॉज स्मॉल कैप कंपनी है तो तेजी से ग्रो करे, अच्छे सेक्टर के अंदर भी तो होनी ही चाहिए। तो अगर नहीं हो रही है तो आई विल एग्जिट फ्रॉम दैट स्टॉक। तो मेरा ये रहता है ऑफ सेलिंग द स्टॉक। ओके। आपके पर्सनल पोर्टफोलियो में ऐसे कौन से स्टॉक्स है जिन्होंने आपकी वेल्थ क्रिएशन में काफ़ी हेल्प की और कौन से जिन्होंने आपकी काफ़ी वेल्थ डिस्ट्रॉय की, अगर आप बताना चाहो? हाँ, सो सबसे ज़्यादा वेल्थ क्रिएशन या फिर बोलो रोचित सिंह को जिसने बनाया है, वो एक कंपनी ने बनाया है जिसका नाम था ब्राइटकॉम ग्रुप, अभी भी है, लिस्टेड है मार्केट के अंदर। अच्छा। मैंने ट्रेडिंग वगैरह करी इंट्राडे, तो मुझे लॉसेस वगैरह हुए, आई वाज वेरी डीमोटिवेटेड। फाइनेंशियली कोई इतना इम्पैक्ट नहीं आया था, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। मुझे लग रहा था कि मार्केट में सब पैसा बना रहे हैं, मैं ही लॉस कर रहा हूँ, मेरे अंदर ऐसी क्या कमी रह गई। सही बात है। तो मैंने सोचा कि यार चलो ट्रेडर से इन्वेस्टर बन जाते हैं, और ये होता है। किसी ने अगर स्टॉक खरीदा हो ट्रेडिंग के लिए और 2 दिन बाद वो नीचे गिर जाए तो आप एकदम से इन्वेस्टर हो जाते हैं, यार बढ़िया कंपनी है, होल्ड करेंगे 2 महीने। तो मैंने सोचा चलो इन्वेस्टर बनते हैं, इन्वेस्टिंग करेंगे। फिर मैंने थोड़ा मोटिवेशन आया कि हाँ इन्वेस्टिंग करेंगे, एंड आई फाउंड आउट अ कंपनी नॉट नेम्ड ब्राइटकॉम ग्रुप। 5 रुपये का स्टॉक था, नया इन्वेस्टर था मैंने भी सोचा कि यार 5 रुपये की कंपनी, और नया मैंने इन्वेस्टिंग सीखी थी। मैंने 1-2 कोर्सेज करे, पी रेशियो, रिटर्न ऑन कैपिटल, सब देख लिया, सब देखा कंपनी के अंदर। एवरीथिंग वाज टॉप नॉच, बेस्ट। मैं बताता हूँ उस कंपनी का पी रेशियो 3 का था उस समय, 3 का पी रेशियो। ये कब की बात कर रहे हो आप? ये 2021 की बात है। ठीक है, जस्ट कोविड खत्म होने वाला है। आईटी कंपनी का पी रेशियो 3 का कब से होने लग गया? खराब से खराब कंपनी का पी रेशियो 8-10। कंपनी करती क्या थी? कंपनी वाज इनटू मार्केटिंग, एड्स, ठीक है, क्रिएटिव बिजनेस, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट, सब बढ़िया।
मैंने बोला ऐसी अच्छी कंपनी नहीं है, पैसा इन्वेस्ट कर दिया जितना भी था उस टाइम पे। 6 महीने के अंदर वो शेयर 5 रुपये से 200 रुपये हो गया। 6 महीने के अंदर? और आप टिके हुए थे तब मैं तक? टिका हुआ था, एंड टिका इसलिए था कि इट वाज ऑन माय कन्विक्शन। ओके। मैंने रिसर्च करी। तो कभी लगा नहीं 5 का 15 हो गया, 20 हो गया, 25 हो गया, बेच देता हूँ? नहीं, मैंने 200 तक होल्ड करा। 200 पे लगा मुझे। 200 पे। अब क्योंकि उस टाइम पे मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, इन्वेस्टिंग नहीं कर रहा हूँ पूरे टाइम। ये मेरे लिंक इन बायो में आपको पीएनएल स्टेटमेंट वगैरह भी दिख जाएगा, आप जाके वेरीफाई कर सकते हो। पूरे टाइम मेरा बस यही काम था उस कंपनी के बारे में समझना, और मैं इन्वेस्टिंग सीख भी रहा था टाइम बाय टाइम। मैंने नोटिस करा ये कंपनी बहुत सारे एक्विजिशंस कर रही है। मतलब हर महीने में एक कंपनी खरीद ले रहे हैं यार, दूसरे महीने फिर खरीद रहे हैं, और कंपनी खरीदते जा रहे हैं। मतलब इनकी इतनी सब्सिडरीज हो गई हैं कि अब गिनना मुश्किल हो रहा है। एंड फिर मुझे पता चला कि अगर सब्सिडरीज ज़्यादा हैं, इट इज़ ईजी टू मैनिपुलेट योर फाइनेंशियल्स। क्योंकि अगर आप ये बोलो कि भाई ये प्रोडक्ट बेच कितना सेल्स आया, तो पकड़े जाओगे। आप बोलो कि भाई ये हमारी इस सब्सिडरी से आया है, इसको यहाँ से आया, इसको यहाँ से आया, तो इतना कॉम्प्लेक्स हो जाएगा कि समझ में नहीं आएगा। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं यार ये अपने फाइनेंशियल्स को मैनिपुलेट कर रहे हैं, कुछ तो दिक्कत है। और प्लस 5 रुपये का शेयर 200 रुपये हो गया, ये भी बहुत बड़ी ग्रोथ हो गई है। इट इज़ नॉट ऑर्गेनिक ऑफ कोर्स। तो अभी आप करंटली आप होल्ड करते हैं? नहीं, मैंने 180 पे एग्जिट ले लिया। और कितना आपने अमाउंट लगाया था, कितना हो गया? मैंने 30,000 रुपये लगाए थे, 11 लाख रुपये हो गए थे। क्या बात है। और तो उससे एक काफ़ी अच्छी वेल्थ बन गई, वेल्थ बन गई, और एक मोटिवेशन आ गया, और एक ऐसा पोर्टफोलियो क्रिएट हो गया कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। तो उसके बाद फिर आपने 11 लाख को वापस 11 लाख वापस इन्वेस्ट करा, एंड फिर वो स्टॉक्स के अंदर क्रिप्टो 2 लाख रुपए क्रिप्टो के अंदर डाले थे, वो 7 लाख हो गए। तो अभी रोचित सिंह का करंट पोर्टफोलियो कितना बड़ा है? इट इज़ इन करोर्स। इट इज़ इन करोर्स। ओके। सो बट वो उसमें से ज़्यादातर इज़ ऑफ मल्टी बैगर स्टॉक्स, एंड वो मेरे कैश फ्लोज की वजह से हुआ है ना। आई एम नॉट सेइंग कि भाई वो मैंने 11 लाख रुपए से 2 करोड़ रुपए कर दिया, नहीं। वो कैश फ्लोज है मेरे पास कि साइड में इनकम भी चलती रहती है, तो फिर वो अमाउंट अब मेरा इन्वेस्ट होता रहता है। तो अब जैसे कि एक चीज़ मुझे बतानी है, जैसे कि आपने कहा आपने उस टाइम पे वो कंपनी ढूंढी और वो 200 तक चली गई, तो आपने उस टाइम पे क्या देख के कंपनी ढूंढी थी स्पेशली कि इसी सेक्टर में मेरे को ढूंढनी है और ये कंपनी मैंने ढूंढी? जैसे कि आपने फाइनेंशियल आती है, बट क्या है कंपनी इतनी सारी है, 6-7 हज़ार कंपनी स्टॉक मार्केट में, तो उसमें एक पर्टिकुलर कंपनी भी एक नीश की पकड़ना वही बहुत डिफिकल्ट टास्क है आजकल। तो वो आप कैसे तो सबसे पहले मैं बिल्कुल बेसिक बताता हूँ। ये एक ऐसा टॉपिक है जो एक्सप्लेन नहीं करा जा सकता 5 मिनट में, बट अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दूँ, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपनीज। एक जो सनराइज सेक्टर के अंदर है, एक सनसेट सेक्टर के अंदर। ठीक है। सनराइज सेक्टर वो होता है जहाँ पे आज कंपनी अच्छी कर रही है, 10 साल बाद और अच्छा करेगा। फॉर एग्जाम्पल AI, ठीक है, जैसा आज कर रहा है और अच्छा करेगा। हाँ। बट देयर आर सम सनसेट कंपनीज जो अभी अच्छा कर रही है, बट 10 साल 20 साल बाद नहीं करेंगे, जैसे कोल कंपनीज। आज कोयले से बिजली बन रही है, अच्छी बात है। 30 साल बाद नहीं बन रही होगी अगर हम टेक्नोलॉजिकल ग्रोथ करते हैं, मेरे ख्याल से ना ही बन रही हो। ठीक है। तो आप मेक श्योर करो कि आप वो सनराइज सेक्टर वाले कंपनीज में इन्वेस्ट कर रहे हो। तो जैसे आप ये फिल्टर लगाओगे, आपके लिए 7,000 से 500 कंपनीज ही बचेंगी। ठीक है। अच्छा, इतना फर्क आ गया है? बहुत फर्क आ जाएगा, बिकॉज मैक्सिमम कंपनी मैं बताऊं क्या करती है मार्केट के अंदर, कपड़ा बनाती है, सरिया बनाती है। कपड़ा सरिया में आप क्या नया कर लोगे, है ना? या तो आप बहुत लोहा बना रही हैं, ब्रिक्स, मतलब ये सिंपल से बिजनेसेस हैं जो कर रही है ना। कोई मोजे बनाती है, कोई टी-शर्ट बनाती है, कोई कुछ बनाती है, कोई दाल की पैकेजिंग कर रही है, कोई चावल की पैकेजिंग कर रही है, कोई तो ये सब बिजनेसेस में क्या ग्रोथ कर दोगे? इफ़ यू आर डूइंग अ राइस बिजनेस, एक्सपोर्ट्स बिजनेस, आप ऐसा क्या नया कर दोगे कि उसमें आपका 10x हो जाएगा प्रॉफिट, है ना? चावल ही तो बेचोगे। तो और लो मार्जिन बिजनेसेस हैं, गोल्ड के बिजनेसेस हैं। तो मेक श्योर कि वो सनराइज बिजनेस, सनराइज सेक्टर है, 500 कंपनीज ही बचेंगे, नहीं मिलेंगे इससे ज़्यादा। और उसके बाद सिंपल से चीज़ें देखनी होती है कि भाई प्रॉफिट, मैनेजमेंट, पी रेशियो, सेल्स, ग्रोथ, शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट। ये बेसिक कंपनीज देखोगे, आपके साथ शॉर्टलिस्ट होकर 40-50 कंपनी बचेंगे, देन इट कम्स टू योर कन्विक्शन। लेकिन जैसे मुझे आती है फंडामेंटल से हम देखते हैं, एक्चुअल में काम करते हैं, क्या है, हम तो मैनेजमेंट जो देख रहे हैं, हम एक पेपर के उस टर्म पे देख रहे हैं कि अब ये हो गया, लेकिन एक्चुअल में मैनेजमेंट में क्या चल रहा है, एक्चुअल में कंपनी में क्या चल रहा है, ये तो कोई पता कर ही नहीं सकता। हाँ, सो आप पता कर सकते हो ऑन बेसिस ऑफ ग्रोथ, एंड आप पता कर सकते हो बेसिस ऑन कॉन कॉल्स। हर महीने हर कंपनी जो है हर 3 महीने में कॉन कॉल्स करती है, क्वार्टरली रिजल्ट आने के बाद बातचीत करती है इन्वेस्टर्स के साथ। तो अगर आप किसी कंपनी में हेविली इन्वेस्टेड हो, यू कैन अटेंड दोस कॉन कॉल्स। उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कंपनी क्या कर रही है, एंड इवन वो आपके क्वेश्चंस को भी आंसर कर सकती है अगर कंपनी का साइज छोटा है। ऑफकोर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज आपके कॉन कॉल में आपका क्वेश्चन नहीं लेगी, क्योंकि वो RAS को क्वेश्चन ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, बट आप छोटी कंपनी से क्वेश्चन पूछ सकते हो। और
और आपको खुद पूछने की जरूरत भी नहीं है, जो आरएज होते हैं या फिर जो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं वो मेक श्योर करते हैं कि सारे क्वेश्चंस कवर हो, बिकॉज उनका खुद का बहुत इंटरेस्ट होता है। दे मेक श्योर कि अगर भाई सेल्स इतने % से डिप हुई है तो क्यों हुई है, ऑर्डर बुक कम हो गई है तो क्यों हो गई है, ऑर्डर बुक एग्जीक्यूशन नहीं हो पा रहा है, भाई हैं 10,000 करोड़ के ऑर्डर, क्यों नहीं सेल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो ये सारे टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो मैनेजमेंट कौन से करने होते हैं। तो फिर आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कंपनी के अंदर क्या चल रहा है। अभी बेस्ट चीज़ क्या हो गई कि भाई पूरा, क्योंकि घंटों घंटों होती है, 2-3 घंटे की होती है, मैंने सुनी हुई है ब्राइटकॉम ग्रुप की। तो वैसे आपको कॉल आता है, आप उसको ज्वाइन करना होता है, इट इज़ अ फन प्रोसेस, बट आप उसकी एक पर्सनली भी अटेंड करते हो सारे नहीं, कुछ कंपनीज के मैं अटेंड करता हूँ। और आप उनको चैट जीपीटी पे, अब तो क्या होता है कि उसकी पूरी ट्रांसक्रिप्ट आ जाती है, क्या क्या बोला पूरा आ गया, एंड वो फिर आप चैट जीपीटी अपलोड करो और वो आपको सिंपल समरी दे देगा कि भाई क्या क्या हो रहा है। तो टेक्नोलॉजिकली इतना ज़्यादा एडवांस हो गया है कि आप रिसर्च बहुत ईजी हो चुकी है अगर कंपनी साइजेबल है। दिक्कत कहाँ होती है ना इन्फॉर्मेशन निकालने में, जो कंपनी का साइज़ बहुत छोटा होता है, 100, 200, 500, 1000 करोड़ की कंपनी ना, ये बहुत सीक्रेसी के साथ काम करती है और इनको ज़्यादा कंप्लाइंस इशू भी नहीं होते हैं, मतलब सेबी इतना डंडा भी नहीं करती कि भाई आपने क्यों नहीं बताया, तो रिजल्ट डिले कर देती हैं, पीपीटी नहीं देती हैं। तो ये कंपनी में थोड़ा सा रिस्क आ जाता है, बट जो बाकी कंपनीज हैं जो ठीक ठाक साइज अटेन कर लेती हैं, फिर उनको सब कुछ देना पड़ता है और फिर ट्रांसपेरेंसी पूरी रहती है। तो अब पर्सनली भाई मैं एक और चीज़ें जानना चाहूँगा, जैसे कि अब कोई इंसान SIP कर रहा है तो SIP कैसे स्टार्ट करना चाहिए। जैसे कि एक तो होता है कि मैंने एक साथ हर महीना में कर रहा हूँ, तो कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए। सो SIP अगर आप कर रहे हो, तो अगर आप 10, 15, 20 सालों के लिए SIP नहीं कर रहे हो तो SIP मत करो, इट इज़ अ बेटर डिसीजन, बिकॉज SIP का मैजिक ऐसा है कि वो आखिरी के 10 साल में कंपाउंड होता है। कंपाउंडिंग ही ऐसे काम करती है। वॉरेन बफेट की 99% वेल्थ 60 साल के बाद बनी है। लोग बोलते हैं ना कि भाई 60 साल पे क्या एंजॉय करेंगे, 60 साल पे तो बुढ़े हो जाएंगे। भाई वॉरेन बफेट की 99% वेल्थ बनी है, समझ रहे हो। तो आपको टाइम लगेगा वेल्थ बनाने में थ्रू SIPs। ऐसा नहीं होगा कि 5,000 रुपये की SIP करी तो 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद कुछ नहीं होगा। 10 साल बाद मैं आपको बताता हूँ। लेट्स यू डू 5,000 रुपीज़ SIP, महीने का आप इन्वेस्ट करते हो, कंपाउंडिंग के 10-15%, 15% मान लेते हैं। 10 साल में आपको टोटल इन्वेस्टमेंट होगा 6 लाख रुपए। 10 साल में आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू होगी 12 लाख रुपए। अब आपको लगेगा यार 10 साल पैसा डाला और 12 लाख ही हुआ है, क्या हुआ, कोई बात नहीं। आप और वेट करो, 10 साल और 5,000 रुपये डालो, टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 12 लाख रुपये। आपका पोर्टफोलियो होगा 65 लाख, 65 लाख रुपीज़। अब थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ कुछ पैसे बने, 12 लाख इन्वेस्ट करा, 65 बन गया। आप और वेट करो 10 साल, 5,000 रुपये डालते रहो, आखिरी के 10 साल में आपका टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 30 सालों की जर्नी में 18 लाख रुपये। बस 18 लाख रुपये डाले आपने 30 साल में, आपका पोर्टफोलियो होगा 2.65 करोड़। तो जो आखिरी का 10 साल होता है ना, यहाँ पे ही आपकी 60, 70, 80% वेल्थ क्रिएट होती है। पहले 10 साल में तो लगेगा भी नहीं कि कुछ हो रहा है। जैसे होता नहीं, एक बहुत फेमस सा मीम चलता है कि भाई कंपाउंडिंग इज लाइक प्लांटिंग अ सीड। बहुत टाइम तक आपको लगेगा कि भाई कुछ हुआ ही नहीं है, फिर वो एकदम से बहुत बड़ा हो जाता है। तो आखिरी के 10 साल बहुत ज़्यादा मेक श्योर करो। तो इफ़ यू आर डूइंग SIP, डू इट फॉर एटलीस्ट 20 ईयर्स, 20 साल तो करो ही करो। और अब काफ़ी सारे लोग बोलते हैं, एक कॉमेंट आ जाता है कि भाई 20 साल बाद क्या करेंगे इतने पैसों का। तो मतलब आई डोंट थिंक कि अगर आप 40-50 को तो एंजॉय नहीं कर सकते हो। आई सी पीपल 50-60 पे भी एंजॉय करते हैं। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आज के एंजॉयमेंट को छोड़ के आप फ्यूचर में करना है ना। मैं बोल रहा हूँ कि भाई थोड़ा सा अमाउंट डाल दो, है ना। मैं ये थोड़ी बोल रहा हूँ कि 0 पार्टी, 0 पिज्जा खाना और मतलब एकदम साधु बन जाओ, नहीं। करो भाई, सब कुछ करो। मैं बोलता हूँ यार अगर 50,000 रुपये कमा रहे हो, 5,000 रुपये डाल दो ना। 45 तो आपके हाथ में आ रहे हैं ना, ये खर्चो आराम से। तो आज की भी मजे ले लो, और 50 साल बाद जब पैसा होगा तब भी देख लेना क्या करना है। कुछ तो शौक होंगे उस टाइम पे भी आपके पूरे करने के लिए, बट यू विल हैव सम मनी। तो वो काम ही आएगा, आपके काम नहीं आएगा, आपके बच्चों के काम आ जाएगा, किसी के काम आ जाएगा। पैसे ऐसी चीज़ है जो काम आ ही जाता है ना। तो करना तो चाहिए मेरे ख्याल से। अमाउंट कितना करना चाहिए? आई फील मिनिमम, देखो पहली बात तो अगर आप 20-30 हज़ार रुपये महीने कमा रहे हो तो आपको नहीं सोचना चाहिए। पहले आप सोचो कि यार ये इनकम कैसे बढ़ाए ना, ये मेन है। मतलब क्योंकि अगर आप 20-30 कमा रहे हो तो फिर
इट इज़ वेरी हार्ड टू इन्वेस्ट, बिकॉज 30,000 रुपये में 20,000 रुपये में सेविंग ही बहुत मुश्किल से हो पाती है। बट उसमें भी अगर आप कर पा रहे हो, वेरी ग्रेट। पहले आप मेक श्योर करो कि आप कैसे इस अमाउंट को बढ़ा पाओ। अगर ये अमाउंट 50-60 भी हो जाता है, या फिर 1 भी हो जाता है, 50-60 भी हो जाता है, अगर आप 50,000 रुपये कमा रहे हो, 10% उसका सेव कर सकते हो आप, है ना। 100 रुपये कमाएं तो 10 रुपये सेव करे जा सकते हैं, 90 रुपये में आपका खर्च चल जाएगा। मेक श्योर करो कि 10% आपका इनकम लेवल का हमेशा इन्वेस्ट होता रहे, मिनिमम। मैं मिनिमम की बात कर रहा हूँ। एंड ये 10% सबके लिए। अगर आप महीने का 2 लाख कमा रहे हो तो आपको कम से कम 20,000 की करनी है। अब मैं कम से कम क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ पे एक फिक्स्ड अमाउंट बताया ही नहीं जा सकता है, बिकॉज ऐसे भी लोग होंगे जो 2 लाख रुपए कमाते होंगे और सिंगल होंगे, बैचलर्स, रेंट के रूम पे रहते हैं, 3 लोग मिलके, कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, है ना। ज्यादा से ज्यादा कभी क्लब चले गए या फिर थोड़ा, मतलब बहुत मैसिव खर्चा सेविंग हो जाती है। आई वुड से कि आप 50% इन्वेस्ट करो यार। 1 लाख से ज्यादा का क्या खर्च कर दोगे अगर आप सिर्फ खुद के ऊपर करते हो, है ना। 10-20 हज़ार रुपये रेंट हो गया, 10-20 हज़ार ग्रोसरी हो गया, शॉपिंग, सब मिला लो, इससे ज्यादा क्या जाएगा। बट कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो 2 लाख रुपए कमाते होंगे, उनकी वाइफ भी होंगे, उनके बच्चे भी होंगे, शायद उनके पेरेंट्स भी होंगे, उनके मेडिसिन का बिल्स भी होगा, तो उनके लिए शायद 20,000 रुपये बचाना भी एक टास्क है ना। उनका घर भी होगा, एक ही EMI चलती होगी। तो आई वुड से कि मिनिमम 10% ऑफ योर अमाउंट तो इन्वेस्ट करना, बेसिकली जितना फेवरेबल हो सके करना चाहिए। जितना फेवरेबल हो सके, जितना आप अमाउंट बढ़ा दो, जितना आज आप अमाउंट बढ़ा दोगे उतना कल जल्दी आप रिटायर हो सकते हो, है ना। 20 साल पे अगर आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर दो, 40 साल पे आपको कोई ज़रूरत नहीं है काम करने की। ओके, कोई ज़रूरत ही नहीं है। मतलब अगर आप 20 साल पे अच्छा खासा कमाते हो, 10-15-20 हज़ार रुपये के SIP करो, 40 साल की एज पे आपके पास इतना पैसा होगा कि आपको कभी काम करने की जरूरत नहीं है। मैं सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। आप 1,000 रुपये डाल के भी महीने के 1.5 लाख रुपए निकाल सकते हो। आप 1,000 रुपये की SIP स्टार्ट करो आज, डू इट फॉर 20 ईयर्स, है ना। 20 साल तक आप करो, हर साल 20% बढ़ाना है इसे। 20% बढ़ाना मुश्किल होगा, मैं बताता हूँ। 1,000 से 1,200 करना आसान है, बट 1,000 से 12,000 और 12,000 से 15,000 करना मुश्किल है, तो ये टफ रहेगा। बट अगर आप 1,000 रुपये को हर साल 20% बढ़ा पाए 30 साल तक, 20% का रिटर्न अगर आप निकाल पाए, विच इज़ टफ, नॉट ईजी, तो आपके पास एट 20th ईयर यू विल हैव 85 लाख रुपीज़। अब वो 85 लाख रुपये आप उठा के डाल दो कहीं म्यूचुअल फंड के अंदर, जहाँ पे कहीं भी जहाँ पे आपको 20% रिटर्न मिले। हर साल उससे 1 लाख, हर महीने 1 लाख रुपये भी निकालते रहोगे, वो फंड कभी ख़त्म नहीं होगा, बिकॉज वहाँ पे कंपाउंडिंग बहुत अच्छी हो रही है एंड आपने एक कॉर्पस क्रिएट कर लिया। ओके, तो ये चीज़ करी जा सकती है अगर आप अच्छे से डिसिप्लिन करो। बट मुझे लगता है SIP एक ऐसा गेम है जो 20 साल से नीचे का खेलने का है ही नहीं कुछ भी। और इसीलिए मैं बोलता हूँ वही अमाउंट इन्वेस्ट करो जो आपके लिए छोटा है, जो आपको फ़र्क ना पड़े। अब इसमें ना मैं एक ट्विस्टेड अलग टाइप का क्वेश्चन भी जाना चाहूँगा। फॉर एग्जांपल, अब कोई इंसान है जिसके पास कैपिटल है, जैसे कि एक तो होता है कि मैं बिल्कुल H2H कैपिटल है मेरे पास, उस पर मेरे को चाहिए। एक है जिसने ऑलरेडी कहीं से इनहेरिट हो गई, किसी ने ऑलरेडी कुछ क्रिएट कर रखा था, सेल कर दिया, थोड़ी कैपिटल बना रखी है, मान लीजिए 5-10 करोड़ की वो कैपिटल अर्न कर चुके हैं। अब उनको अपनी चाहिए कि मैं एक रेगुलर इनकम निकालता रहूँ, तो उनके लिए क्या लमसम बेस्ट ऑप्शन रहेगा या SIP बेस्ट ऑप्शन रहेगा उस अमाउंट में से? मैं बोलता हूँ 5-10 करोड़ तो बड़ा अमाउंट होता है। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए भी है, मुझे नहीं पता कहाँ से आएगा वो, है ना, वो आपने कोई प्रॉपर्टी बेची हो, किसी को लूट लिया हो, मुझे नहीं पता। बट 1 करोड़ रुपए भी अगर आपके पास है तो आपको काम करने की जरूरत नहीं है। ओके, आज नहीं, जिंदगी में कभी करने की जरूरत नहीं, एंड यू विल लिव अ वेरी गुड लाइफ। आप वो 1 करोड़ रुपए ले जाओ और किसी भी अच्छे म्यूचुअल फंड में डाल दो जो आपको 15-20% रिटर्न दे रहे हैं, है ना। या तो किसी PMS को दे दो, PMS और अच्छा देते हैं। इट इज़ हार्ड टू फाइंड, बट PMS की 25-30% तक का रिटर्न, बट लेट से आपको 15 ही मिलता है, आप नहीं ढूंढ पाए बढ़िया फंड। साल का 15% रिटर्न, मतलब 1 करोड़ रुपए डालोगे तो 15 लाख रुपए हो जाएगा। एवरेज की बात कर रहा हूँ, किसी साल शायद करना है कम भी मिले। आप महीने का 1 लाख रुपए निकालते रहो, तब भी 3 लाख रुपए बच जाएंगे। 3 लाख रुपए वापस से इन्वेस्ट हो गए, अगले साल फिर 15%। और आप चाहो तो 1 लाख रुपए हर महीने विड्रॉ कर रहे हो, आप साल का 10% बढ़ा भी लो, ताकि महंगाई भी तो बढ़ती है ना। अगले साल से 1,10,000 रुपये हर महीने विड्रॉ करो, ये पैसा आपका कभी ख़त्म नहीं होगा। एंड आज की डेट में मुझे लगता अगर आप 1 लाख रुपये विड्रॉ कर दो, इट इज़ इनफ टू सस्टेन अ गुड लाइफ स्टाइल। मतलब अच्छा फ्लैट होगा, अच्छी गाड़ी हो जाएगी, सब कुछ सेट हो सकता है, कोई भी काम करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो अगर आपको इनकम निकालनी है। अगर 10 करोड़ रुपए का अमाउंट इन्वेस्ट करोगे तो साल का, महीने का 10 लाख रुपए आएगा आपके पास, साल का 1 करोड़ रुपए आएगा,
तो 1 करोड़ रुपए में तो बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जिया जा सकता है। अगर आपको एक्सपेंस ही करना है, आपको ये भी मेक श्योर, देखो जो इंसान 1 लाख रुपए कमाता है उसे 1 लाख रुपए में बचाना है, तो उसके लिए एक टास्क है, सेविंग करनी है, बचाना है। आपको तो 1 लाख रुपए खर्च ही करने हैं ना, तो पूरा आपने आराम से जो भी करना है आप करो। तो इस तरीके से आप स्टॉक मार्केट से इनकम जनरेट कर सकते हो एक्टिवली, एंड वो ग्रो भी होती रहेगी। तो इसमें अब एक चीज़ क्या होता है, जैसे कि SIP हम करते हैं तो शायद म्यूचुअल फंड्स में हम करते हैं, एग्जैक्टली ETFs में भी करते हैं, तो किस में कितना अमाउंट, जैसे कि काफ़ी लोग होते हैं 3-3 SIP कर रखी है मैंने, महीने की 5,000 की, एक मैं स्मॉल कैप पे कर रहा हूँ, एक मैं लार्ज कैप पे कर रहा हूँ, एक मैं वो कर रहा हूँ, तो टोटल अमाउंट का जो है वो भी कितने डिफरेंट टाइप्स में SIP में करना चाहिए, एक ही SIP करनी चाहिए मुझे? सो आई वुड सजेस्ट कि अमाउंट पे डिपेंड करता है। अगर आप 5,000 रुपये के SIP कर रहे हो, मैं बोलूँगा एक म्यूचुअल फंड के अंदर इनफ है। ठीक है। अगर आप 20,000 रुपये के SIP कर रहे हो, देन यू कैन पिक 2-3 म्यूचुअल फंड। जैसे एक आपने पिक कर लिया भाई फ्लेक्सी कैप फंड। अब फ्लेक्सी कैप फंड किसी भी फंड के अंदर इन्वेस्ट कर सकता है, लार्ज कैप, मिड कैप, छोटी बड़ी कंपनी, फर्क नहीं पड़ता उसे। मिड कैप में करा तो वो मिड साइज की कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करेगा, स्मॉल कैप के अंदर करा तो स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करेगा। तो इन 3 म्यूचुअल फंड के अंदर आप कर सकते हो। आप मेक श्योर करो कि ओवरलैपिंग ना हो। काफ़ी सारे लोग दिक्कत क्या करते हैं, निपॉन का लार्ज कैप फंड भी ले लिया है, HDFC का लार्ज कैप फंड भी ले लिया है, ICICI का भी लार्ज कैप फंड ले लिया है, तीनों वही काम कर रही हैं, वहीं पैसा डाल रहे हैं, सब रिलायंस में डाल रहे, तो क्या फायदा है 3 म्यूचुअल फंड चूज करने का? अगर आपको चूज करने, चूज इन डिफरेंट कैटेगरीज, ताकि आपका ओवरलैपिंग ना हो कि भाई एक ही 3 म्यूचुअल फंड एक जगह पैसा डाल रहे हैं, तो वो चीज़ नहीं हो रही है। तो यू कैन चूज 2-3 म्यूचुअल फंड्स छोटे अमाउंट में। और तो मैं आपको कोई सिंपल चीज़ बताता हूँ, ओवरऑल लॉन्ग रन में सारे म्यूचुअल फंड लगभग 12-15% की रिटर्न देते हैं। ओके। कोई म्यूचुअल फंड 1% ज़्यादा दे देगा, कोई म्यूचुअल फंड 1% कम देगा। आउट परफॉर्म ऐसा नहीं कोई बहुत, मतलब ऐसा आपको म्यूचुअल फंड नहीं मिलेगा जो बहुत ही मैसिवली आउट परफॉर्म कर दिया। लॉन्ग रन में सब उस टाइम फ्रेम में आ जाता है, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट 10, 20, 30 ईयर्स टाइम फ्रेम, नॉट 3 साल का नहीं कि भाई वो 20 है और ये 15 है। लॉन्ग रन में सब लगभग बराबर ही आ जाता है, तो इतना स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है आपको कहाँ डाले कहाँ ना डाले। एक अच्छा म्यूचुअल कैप फंड, मतलब म्यूचुअल फंड्स आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। आप डालो टॉप म्यूचुअल फंड, जो टॉप के गूगल पे आ रहे हैं ना वही है इन टॉप के। ओके। क्योंकि आप समझो देयर आर 1500 म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया, 1500 हैं, तो जो टॉप के आपको दिखते हैं ना वही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। मिड कैप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, SBI का स्मॉल कैप फंड है ना, ये सारे ही अच्छे फंड्स हैं, इसमें डालो किसी में भी। जैसे कि एक चीज़ और बहुत, क्योंकि थोड़ा कॉम्प्लेक्स टॉपिक हो जाता है काफ़ी बार लोगों के लिए, मेरे लिए भी। मैंने 1 करोड़ डाला म्यूचुअल फंड में, अब म्यूचुअल फंड से यूनिट इशू होते हैं मुझे, राइट? तो अब मैं साल के बाद देख रहा हूँ मेरा पोर्टफोलियो 1 करोड़ 12 लाख हो गया। जैसे कि मैंने कहा कि म्यूचुअल फंड मेरा बढ़ रहा है, हर महीने की 1% रिटर्न दे रहा है, 12% से साल की ग्रोथ आ रही है, 12 से 15%, 1 करोड़ 15 लाख हो गया। तो उसमें से मैं विड्रॉ करने के लिए क्या रहता है कि मैं उस पर से फिर अपने यूनिट्स बेचता रहूँगा हर महीने उतने कैलकुलेट करके? हाँ, आप यूनिट्स चाहो तो मैनुअली बेच सकते हो, या फिर आप अपने म्यूचुअल फंड जो है उससे कांटेक्ट करो, वो आपके लिए SWP भी शुरू कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। हर महीने एक सर्टेन अमाउंट की यूनिट्स आपके अकाउंट से बिक जाएंगे, एंड वो आपके अमाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। ये काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म से प्रोवाइड करते हैं, बट आई वुड सजेस्ट कि जो भी आपका म्यूचुअल फंड है आप उनसे एक बार कॉन्टेक्ट करो, वो ये चीज़ आपके लिए करके दे देंगे खुद भी। अब मुझे एक चीज़ और जाननी थी कि किसी भी इंसान को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है तो कैसे स्टार्ट करनी चाहिए उसको अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग? ठीक है, सो अगर आप अपने 20s में हो या फिर अभी आपने करियर स्टार्ट करा है, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज दैट यू कैन डू ऑन योर सेल्फ। ठीक है। खुद के ऊपर जो आपने इन्वेस्टमेंट करा है वो सबसे ज़्यादा रिटर्न देता है। आपका म्यूचुअल फंड साल का 15% ग्रो कर सकता है, मैक्सिमम 20 करेगा, मैक्सिमम 30 करेगा, नहीं कर सकता है इसके ऊपर। बट आपकी इनकम लेवल 1 साल में डबल भी हो सकती है, दूसरे साल 10 गुना भी हो सकती है। तो आपकी इनकम लेवल पे कोई कैप नहीं है कि आप कितना कमा सकते हो। तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल किसी कंपनी में नहीं है, सबसे ज़्यादा पोटेंशियल आपके खुद के करियर पे है। तो वहाँ बेस्ट करने के लिए जो आप कर सकते हो वो आप करो। बेस्ट कोर्सेज अटेंड करो, बेस्ट यूनिवर्सिटी में जाओ, बेस्ट लोगों के साथ रहो, बेस्ट बिजनेस में जाओ, अच्छी से अच्छी जॉब करो, एंड मेक श्योर करो कि आप इतने कैपेबल हो कि आप पैसा बना सको। और एक बार आपकी इनकम लेवल स्टार्ट हो जाए, आपको थोड़ा बहुत फाइनेंस, स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना है, और थोड़ा बहुत ही सीखना है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई आप पी रेशियो समझो, प्राइस टू बुक वैल्यू, नहीं। 1-2 घंटे भी अगर आप नॉर्मल यूट्यूब की वीडियो देखोगे आपको समझ में आ जाएगा क्या चीज़ें कैसे चलती हैं।
प्रॉब्लम क्या है कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में A+B का होल स्क्वायर सबको आता है ना, कंपाउंडिंग भी नहीं पता है लोगों को क्या होता है, CAGR भी नहीं पता है लोगों को क्या हुआ, तो ये बेसिक टर्म्स क्लियर कर लो। एंड अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो जैसे अगर डिपेंड्स ऑन योर इनकम लेवल, अगर आप बहुत अच्छा ही कमा रहे हो तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर भी आप कंसल्ट कर सकते हो, कोई बहुत चार्ज नहीं करता है आपसे फाइनेंशियल एडवाइजर, एक सेशन के बहुत ज़्यादा चार्ज नहीं करेगा, है ना, वो 2, 3, 5, 10 हज़ार रुपये ज़्यादा चार्ज नहीं करेगा, उसमें पूरा प्लान आपको बना के दे देगा, तो वो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, बिकॉज 10,000 रुपये उसने लिए तो, बट आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी तो बढ़ गई है ना, वो कंपाउंडिंग में आपको करोड़ का इफेक्ट आएगा आखिरी में, हाँ। तो वो इन्वेस्टमेंट खराब नहीं है भाई, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, वो आप करो। या तो आप खुद सेल्फ एजुकेट कर लो एंड स्टार्ट अ गुड SIP, या फिर आप अच्छा PMS फंड भी ढूंढ सकते हो जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे भी अच्छे रिटर्न आपको मिल जाते हैं। एंड बस फिर आपका कैश फ्लो आता रहेगा, एक वेल्थ आपके जनरेट हो जाएगी। और अभी प्रॉब्लम क्या होगी आजकल के करियर्स के साथ कि देयर इज़ रिटायरमेंट एज, जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके लिए नाइटमेयर है, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि भाई आप जो डिग्री ले रहे हो अब लोगों को स्किल चाहिए, तो पहली बात हो गया प्लेट, तो डिग्री की ज़रूरत नहीं है आपकी, तो आप डिग्री लेने में हो, तो वो गलती है आपकी, स्किल पे फोकस करना चाहिए आपका। दूसरा, आपको 60 साल तक काम नहीं करना है और ना आप इस काबिल रहोगे। आज की डेट में अगर लोगों को 20 पे जॉब लगती है, लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, इतना पोल्यूशन है, यू कैन नॉट सस्टेन योर सेल्फ एट 50, मतलब बहुत मुश्किल होगा, मतलब खुद का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप कर पाओ। दूसरा, जो इंडस्ट्री है आज की डेट में इतनी जल्दी चेंज हो रही है, मतलब मुझे नहीं पता है कि भाई 55 साल का कौन सा इंसान है जो AI का यूज़ करता है, ChatGPT का यूज़ करता है, नहीं, बिकॉज टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रही है एंड जितना यंग जनरेशन होती है उतना जल्दी वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर लेती है, उसका यूज़ करना स्टार्ट कर देती है। तो हर कंपनी चाहती है कि उनकी कंपनी के अंदर लोग आए, यंग लोग, मतलब दे नीड एक्सपीरियंस पीपल एट टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो एक्सपीरियंस के साथ डिसीजन ले पाए। बट जो मास वर्क फोर्स होती है ना, जो 200 लोग बैठे हुए हैं एक फ्लोर के ऊपर, वो मेक श्योर चाहते हैं कि भाई ये यंग लोग हैं, बिकॉज वो ज़्यादा इफेक्टिवली काम करेंगे, वो ज़्यादा पैसे नहीं डिमांड करेंगे। 10 साल के एक्सपीरियंस वाला वो बोलेगा भाई मैं तो इतना एक्सपीरियंस है, मुझे तो 2 लाख रुपए की सैलरी दो। फ्रेशर आएगा, चलो उतना आउटपुट नहीं दे पाएगा, बट वो सैलरी तो 30-40 हज़ार रुपये की डिमांड करेगा, वैसे आप 4 लोग हायर कर सकते हो। तो हर कंपनी चाहती है कि भाई हमें यंग ब्लड चाहिए और इसकी वजह से जो एवरेज एज हो रही है कंपनीज की, तो कम होती जा रही है। तो फर्स्ट थिंग, यू आर नॉट गोइंग टू वर्क टिल 50, तो आपका रिटायरमेंट ही 45-50 है, या फिर अगर उसके बाद आप बहुत मतलब टॉप 5% में आते हो, देन इट इज़ अ डिफरेंट थिंग। बट आपको प्लानिंग तो वर्स्ट केस सिनेरियो की करनी पड़ेगी। आप ये मान के चलो कि शायद मुझे काम नहीं होगा मेरे पास 50 साल की उम्र में, तो आपको रिटायरमेंट फंड की प्लानिंग करनी है। बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं ना, एक दिन रियलिटी आपको हिट करेगी और आपको समझ नहीं आएगा क्या करना है। बिकॉज आज की डेट में जो लोग आज पैसा कमाने वाले हैं, आज के पैसे कमाए गए को पहले ही खर्च कर चुके हैं ना, वो बहुत बुरा पछताने वाले हैं। स्पेशली पीपल हु आर लिविंग ऑन क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड वाले लोग आज ये महीना चल रहे हैं ना, इस महीने का खर्चा कर चुके हैं, अगले महीने 1 तारीख को 7 तारीख सैलरी आएगी और फिर वो उसका पेमेंट करेंगे कार्ड से। तो जो लोग ऐसे जी रहे हैं, कट टू कट जी रहे हैं कि भाई कुछ भी नहीं बच रहा है, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पीपल जो कम कमाते हैं, ज़्यादा कमाने वालों का भी यही हाल है। जो 2 लाख रुपए कमाता है वो भी ऐसे कट टू कट जीता है कि भाई आखिरी में कुछ नहीं बचता है। तो अगर आप इस कैटेगरी में हो जहाँ पे आप कुछ नहीं बचा पा रहे हो, एक टाइम आएगा जब आपको रिटायरमेंट फंड की ज़रूरत होगी कि अब मैं काम नहीं करूँगा, मेरे पास पैसे हों, तब आप बहुत प्रॉब्लम आएगी। बिकॉज आज आप यंग हो, और जो यंग लोग हैं, थोड़ा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आना चाहिए इफ यू आर इन 20s, कि आपको लगता होगा आपकी ज़िंदगी बहुत टफ है। इट इज़ नॉट। आप अपनी लाइफ के बेस्ट फेज में हो, आपके पास कोई फैमिली नहीं है, आपके बच्चे नहीं है, है ना, आपके ऊपर कोई बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, यू डोंट हैव EMIs। 10 साल बाद आपके ऊपर सब कुछ होगा। तो आज विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप पैसा नहीं बचा पा रहे हो, तो कल को जब ये सब कुछ करना होगा तो कैसे करोगे, है ना, कैसे भरोगे अपने बच्चे की फीस, ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, रिक्वायर्स मनी। तो अगर आज आप पैसा नहीं बचा पा रहे हो, तो कल कैसे बचाओगे। तो ये स्किल है ऑफ सेविंग, ऑफ इन्वेस्टिंग, जो आपको जितना जल्दी डाल दो अच्छा रहेगा। इट इज़ वेरी ईजी टू अपग्रेड योर लाइफ स्टाइल।
बहुत टेम्पटिंग लगता है, स्पेशली आजकल के शो ऑफ कल्चर में, जहाँ पे आपका दोस्त अगर गाड़ी लेके आया तो आपको भी गाड़ी लेके आना ही आना है, सेम क्लब में जाना है, सेम कपड़े पहनने। बट मेक श्योर करो कि भाई आप एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करके रखो, बिकॉज अगर ये जो पेन है ना डिसिप्लिन का, ये बहुत छोटा है। जो पेन ऑफ रिग्रेट होगा ना वो बहुत ही बड़ा होगा इससे। हाँ, जो 20 साल में SIP स्टार्ट करना पेनफुल है कि भाई 5,000 रुपए जा रहे हैं, दैट इज पेन। बट जब आप 60 साल के हो गए ना, जब आपके पास पैसा नहीं होगा, तब तो आप मेरी वीडियो देख के कमेंट भी नहीं कर पाओगे। है ना? आज आप देख रहे हो वीडियो कि अरे मैं तो 20 में हूँ, क्या करूँगा 60 में। कल को जब आप 60 के होगे तब आप वीडियो देख के ये भी नहीं कमेंट कर पाओगे कि भाई 30 साल बाद क्या करूँगा। है ना? तो बहुत स्केरी हो जाएगा, बहुत डिफरेंट गलत सिचुएशन हो जाएगी। तो भाई प्लानिंग करके रखो वर्स्ट केस सिनेरियो, बिकॉज पहले पेंशन वगैरह ये सब होता था ना, और लोगों के एक्सपेंसेस कम होते थे भाई। मतलब आई नो इन्फ्लेशन भी उस टाइम, महंगाई भी बहुत कम थी, बट मेरे जो दादाजी हैं उनकी सैलरी 400 रुपये थी महीने की, और उनके 6 बच्चे थे। तो 6 बच्चे की स्कूलिंग भी हो रही है, उनका खाना भी हो रहा है, उसमें उनकी सेविंग भी हो रही है, उन्होंने घर भी बनवा लिया है बहुत बड़ा सा। तो वो सब कुछ हो जाता था उस टाइम पे। आज की डेट में लोग कमा रहे हैं, अच्छा कमा रहे हैं, 2 लाख रुपए 3 लाख रुपए कमा रहे हैं। ऑफ कोर्स इन्फ्लेशन भी बढ़ा है, बट आज की डेट में लोग नहीं कर पा रहे हैं वो सारी चीजें, है ना। आज की डेट में उनसे एक बच्चे की फीस नहीं हो रही है ना, लाइफस्टाइल नहीं मेंटेन हो रहा है। तो कुछ चीजें हैं जो आपको संभाल के रखनी पड़ेगी, स्पेशली लाइफस्टाइल। वो आपको नहीं खर्च करना है। मतलब वो क्यों बना पाए घर गाड़ी, है ना, क्योंकि उन्होंने कभी आईफोन नहीं खरीदा, उन्होंने नहीं कभी गाड़ी खरीदी, है ना, उन्होंने नहीं ये 10,000 रुपए के डिनर्स करे, उन्होंने नहीं क्लब में जाके 20,000 रुपए का बिल फाड़ा, इसलिए कर पाए ना। तो अगर आप ये चीजें कर रहे हो अपने 20s के अंदर, तो कहीं ना कहीं आगे जाके रिफ्लेक्ट आएगा। बट आई वुड से कि भाई बैलेंस भाई मेंटेन करना जरूरी है ना। हर हफ्ते क्लब जाना जरूरी थोड़ी होता है भाई, हर दिन जाना जरूरी थोड़ी होता है। मेक श्योर देयर इज सम बैलेंस। और फिर शौक भी पूरे करो। हर चीज़ करनी होती है, बट हर चीज़ एक लॉजिक के साथ होती है। जैसे अभी तक मैंने कोई गाड़ी नहीं ली, है ना, मैं चाहता तो कोई लग्जरी कार ले लेता है ना 1 करोड़ की, बट ज़रूरी था भाई बैलेंस, कि हाँ भाई इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए, पहले फाइनेंशियल सिक्योरिटी देखनी चाहिए ना, कि कल को आज इट इज़ वेरी, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई अच्छा टाइम हमेशा चलता है, आज अच्छा टाइम है मैं ले लूँ भाई गाड़ी, कल को मेरे पास तेल डलाने के पैसे ना। तो मेक श्योर करा, अभी भी कर रहा हूँ कि भाई एक वेल्थ क्रिएट हो, अच्छा इन्वेस्टमेंट हो जाए हर जगह पे, रियल एस्टेट भी हो। जब ये चीज़ें पूरी हो जाएंगी तो ऑटोमेटिकली उस पर शिफ्ट कर लोगे, तब मैं गाड़ी भी लूंगा भाई। वो भी मुझे करना है, मुझे पता है वो जो 1 करोड़ का गंदा इन्वेस्टमेंट होता है ना, जिसमें डेप्रिशिएटिंग एसेट महंगा, वो भी लेना है। बट मैं वो तब लूंगा जब मुझे, मेरे पास ऐसे जिसको बोलते हैं फक यू मनी, कि मुझे पता है ये खराब डिसीजन है, गाड़ी नहीं लेनी चाहिए थी, बट उतना है अब, बट अब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये गाड़ी निकालते 30 लाख रुपए कम हो गए होंगे, कोई बात नहीं। ये मुझे ना एक बहुत अभी अखिल भाई ने बोली थी, उन्होंने रिसेंटली M5 खरीदी, तो उन्होंने बोला रुचित यार ये पता है लोग लग्जरी गाड़ियाँ क्यों लेते हैं, बिकॉज ये वर्स्ट डिसीजन है फाइनेंशियली, इट इज अ वेरी वर्स्ट डिसीजन। कि भाई एक ऐसी गाड़ी जो 2.5 करोड़ रुपए की आ रही है, आप खरीद लोगे, कोई नहीं खरीदेगा आपसे 2.5 करोड़ रुपए की, वैल्यू 1.5-2 करोड़ की हो गई नई गाड़ी, आते ही हो जाती है, 20-25% हो गई, तो एवरेज भी 3-4 का देती है। आप उसको ड्राइव खर्चे ही खर्चे ड्राइव भी नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम है। कह रहे अमीर इंसान इसलिए लेता है बिकॉज दिस इज स्टेटमेंट टू पीपल कि आई डोंट गिव अ फक, मुझे फर्क नहीं पड़ता है कि भाई ये 3 करोड़ रुपए की गाड़ी खराब डिसीजन है, मेरे लिए नहीं वैल्यू है 3 करोड़ रुपए की। तो ये बस एक स्टेटमेंट होता है, इसलिए लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं। तो जो लोग गाड़ियाँ खरीदते रहते हैं, रोल्स रॉयस ये सब, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। एंड जब आप भी गाड़ी खरीद रहे हो, तो आपके लिए भी वो ऐसा होना चाहिए कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, फर्क नहीं जो पड़ता हो जाए। हाँ, अगर आप स्ट्रेस कर रहे हो कि भाई EMI, जैसे मैं आपको रिसेंट एग्जांपल बताता हूँ, तो मतलब गाड़ी को शौक तो भाई हर लड़के को होता है, मेरे को भी है पर्सनली, हर लड़के को होता है भाई। मैं मतलब गाड़ियाँ देख के छोटे छोटे बच्चों भी खुश हो जाते हैं ना। तो मैं रिसेंटली देख रहा था कोई तो कार थी, रेंज रोवर समथिंग, एंड मैंने सोचा कि देखते हैं इसकी EMI कितनी जाएगी। तो मैंने एक सर्च करा कार EMI कैलकुलेटर,
50 लाख के ऊपर का EMI कैलकुलेटर ही नहीं था उसमें। तो मैंने मजाक में अपने दोस्त को बोला, मैंने कहा इससे महंगी जो गाड़ी लेता होगा उसको फर्क ही नहीं पड़ता होगा EMI क्या है। तो वो जब ऐसा पैसा आ जाए ना, तब ये शौक वाली चीज़ें तब होती है कि भाई महंगे डिनर, लग्जरी कार, लग्जरी घर, ये सारी बैग्स हो गए, घड़ियाँ हो गई। नहीं पहनी भाई मैंने अभी लग्जरी कार, है ना, रोलेक्स नहीं पहनी, पहनूंगा कभी जब आ जाएगा वो पैसा जिसको बोलते हैं ओल्ड मनी। बट आते आते उसको संभालना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो फाइनेंशियल डिसिप्लिन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ। और सारे मज़े करने हैं ज़िंदगी में। मैं मतलब एक ही ज़िंदगी है, तो मतलब लग्जरी कार भी चलानी चाहिए, है ना, महंगा डिनर भी करना चाहिए, बट हर चीज़ का एक टाइम आएगा, वहाँ पे करनी चाहिए। अब मैं बिल्कुल, ये आखिरी क्वेश्चन मेरा रहेगा कि किसी इंसान को अगर अपना फाइनेंस या स्टॉक मार्केट में करियर बनाना है, हाँ, तो आपके हिसाब से बेस्ट क्या रहेगा उसके लिए, उसको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? सो इफ़ यू आर मेकिंग अ करियर इन फाइनेंस, आपका सेल्स अच्छा होना चाहिए, ठीक है, कम्युनिकेशन बहुत बेटर होना चाहिए, आप चीज़ों को बता रहे हो, बिकॉज आप फाइनेंस के अंदर कोई प्रोडक्ट तो नहीं बेच रहे, है ना, मैं ये पानी तो बेच नहीं रहा हूँ जो लोग प्रोडक्ट का लेवल पकड़ के खरीदेंगे। आई एम सेलिंग अ सर्विस। तो जब मैं सर्विस सेल कर रहा हूँ, लेट्स से आई एम अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, या फिर मैं एक रिसर्च एनालिस्ट हूँ, या फिर एक एडवाइजर हूँ, या फिर एक कंटेंट क्रिएटर हूँ, या फिर एक एजुकेटर हूँ, मुझे अपना नॉलेज शेयर करना है लोगों के साथ इन अ वेरी सिंपल वर्ड्स, उनको समझ में आना चाहिए बस। तो अगर आप फाइनेंस के अंदर करियर बना रहे हो, आप मेक श्योर करो कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा है। उसके बाद मैं पूरा ब्लूप्रिंट देता हूँ। सो पहली बात तो चूज कॉमर्स। मैंने भी कॉमर्स ली थी, मुझे नहीं पता था उस टाइम पे मैं स्टॉक मार्केट में आऊँगा, बट मैंने कॉमर्स ली थी। कॉमर्स ले लो कि बहुत आसान हो जाएगा। साइंस में भी इतना कोई फ़र्क नहीं आता कि आप नहीं कर सकते। देन डू अ ग्रेजुएशन, एंड फिर उसके बाद कुछ सर्टिफिकेशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल आप CBRA बन सकते हो, CB रिसर्च एनालिस्ट। तो उसके बाद आप एडवाइजरी दे सकते हो लोगों को कि किस प्राइस पे बाय करना है, किस प्राइस पे सेल करना है। बहुत अच्छा करियर है ना, मैसिव ग्रोथ। इसके अलावा आप लोग SIP कर रहे हैं आज की डेट में, तो आप एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हो। आप लोगों को बताओ कि कहाँ SIP करनी है, बिकॉज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, सबको करनी है और सब कर सकते हैं। 5,000 रुपये, 2,000 रुपये सब कर सकते हैं। हाँ। उन्हें कोई आइडिया नहीं है कहाँ से करनी है। तो यू कैन बिकम अ म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। आप लोगों की SIP करो, उसके बदले में जो फंड होगा वो आपको साथ कुछ कमीशन शेयर करेगा। बहुत मैसिव करियर। मतलब आई नो पीपल जिनका 800 करोड़ रुपए की SIP चलती हैं, करा रखी उन लोगों की। बहुत छोटा सा कमीशन आता है, दैट इज इन करोड्स। कुछ नहीं करना उन्हें और वो आती रहती है। तो बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एंड CBRA। एंड उसके अलावा देयर आर कन्वेंशनल वेज कि भाई आप इंश्योरेंस बेचो, बट वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है करना। ये 2 करियर ऑप्शंस मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। आप इसमें एक बड़ा करियर बना सकते हो एंड देयर इज़ मैसिव ग्रोथ अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर आते हो। बिकॉज आप ये समझो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम फाइनेंस के एक्सपर्ट्स नहीं बनाता है। अगर इंजीनियर्स बनाता है, डॉक्टर्स बनाता है, लॉयर्स बनाता है, सब बनाता है, दे डोंट मेक CB रजिस्टर्ड RAs, दे डोंट मेक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स, है ना, दे डोंट मेक फंड मैनेजर्स। तो इस फील्ड के अंदर पहली बात तो कंपटीशन कम हो गया, काफी कम हो है गया, ना। हर साल नहीं आ रहे मेरे डोमेन में 1 लाख लोग, 1 लाख इंजीनियर हर साल बन जाते हैं। तो कंपटीशन बहुत कम है। अगर आप थोड़े से भी स्मार्ट हो तो फिर आप इसमें अच्छा कर जाओगे। कंपटीशन तो बहुत कम है। दूसरा, कंपटीशन कम हो गया, डिमांड बहुत मैसिव है और बढ़े जा रही है। आज की डेट में कितने लोग हैं जो इन्वेस्ट करते हैं? बहुत कम लोग हैं। मतलब देयर आर 18 करोड़ अकाउंट्स लिमिट, बट इन्वेस्टमेंट बहुत सारे। मैं शायद पढ़ रहा था कि मोबाइल प्रीमियर लीग में लोग ज़्यादा इन्वेस्टेड है। हाँ, तो ये और ज़्यादा बढ़ रहा है। इंडिया मतलब US में 50-60% ऑफ पीपल आर इन्वेस्टेड इन मार्केट। अभी लोग कम भी कर रहे हैं। अगर आप एवरेज इन्वेस्टमेंट साइज निकालो तो दैट इज 20,000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़, बिकॉज लोगों को अभी ट्रस्ट नहीं बिल्ड हुआ है ना। लाखों रुपए हैं बट वो 10,000 रुपये लगाते हैं कि अरे चलो देखते हैं क्या होता है, बिकॉज अभी उनका मेंटेलिटी सेटअप नहीं हुआ। उन्हें लगता है कि भाई या तो सट्टे वाला माइंडसेट है, क्या लगाया डबल। तो अभी लोग प्ले अराउंड कर रहे हैं। अभी वो वॉल्यूम जनरेट नहीं हो पा रही। लोग आए भी हैं तो वो वॉल्यूम नहीं। तो उसको ग्रो कराने के लिए ना वॉल्यूम, देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स, क्योंकि वही लोग करा सकते हैं, क्योंकि हर इंसान इंडिविजुअली तो इतना स्टडी कर नहीं सकता है। तो कंपटीशन कम है, डिमांड बहुत ज़्यादा है, और अगर आप इस करियर के अंदर आते हो तो हाईली रिवॉर्डिंग है, बहुत पैसा है, रिस्पेक्ट है, एंड बढ़िया करियर है। यू कैन मेक गुड मनी। चलिए, थैंक यू भाई। थैंक यू सो मच रौनक भाई, मज़ा आया, बहुत ज़्यादा अच्छी बातें करी। तो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग टुडेज पॉडकास्ट।
जैसे कि मैं देखता हूँ कि काफ़ी सारे लोग हैं जो कंटेंट देखने के बाद भी अनसब्सक्राइब रहते हैं, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि मैं आपके लिए बेटर से बेटर गेस्ट ला सकूँ और आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी में हेल्प कर सकूँ।